सर्वजन के ऑनलाइन यूट्यूब पोर्टल आप सभी लोग का स्वागत है। ये एक ऑनलाइन क्वेश्चन ये यहाँ पर जो इसके पहले मैं इसका ये TO 2016 में जो पेपर हुआ था उसका शिफ्ट 2 का पेपर मैं सॉल्व करा रहा हूँ। इसके पहले मैं इसका शिफ्ट 1 का पेपर सॉल्व करा चुका हूँ, जो आप हमारे ये चैनल पर जाकर देख सकते हैं, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो यहाँ पे जो पेपर था ये सेकेंड शिफ्ट में हुआ था और अभी इसकी जो अपकमिंग वैकेंसी अक्टूबर में आने वाली है। ठीक है, तो इसका जो पेपर का लेवल है और आज अभी जो पेपर लेवल होगा उसका लेवल बहुत हाई होगा। ये बहुत लो लेवल का पेपर था, तो इसकी तैयारी हम आपको अपने चैनल पर करवाते रहेंगे, इसलिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर केवल मैं टेक्निकल पार्ट का पेपर सॉल्व करवाने वाला हूँ। तो यहाँ पे जो टेक्निकल पार्ट में पहला क्वेश्चन है इलेक्ट्रीशियन के लिए कि द पर्पस ऑफ यूजिंग फिल्टर इन अ सर्किट इज टू, यानी पर्पस में फिल्टर का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो एलिमिनेट टू रिपल्स, एलिमिनेट वोल्टेज फ्लक्चुएशन, इंश्योर कांस्टेंट वोल्टेज और इंश्योर कूलिंग। तो यहाँ पे जो फिल्टर्स हैं ये हम किस पे लगाते हैं, रेक्टिफायर पे। रेक्टिफायर का जो आउटपुट निकलता है वो क्या मिलता है, पल्सेटिंग डीसी। तो पल्सेटिंग डीसी को हम क्या करते हैं, प्योर डीसी में कन्वर्ट करने के लिए जो है फिल्टर का यूज करते हैं। फिल्टर भी हमारे कई टाइप के होते हैं, RL फिल्टर, RC फिल्टर, L फिल्टर, C फिल्टर, ठीक। और एक और हमारा होता है कौन सा, RL RC फिल्टर, और एक हमारा होता है कौन सा, पाई फिल्टर, ठीक। तो यहाँ पे जो है एलिमिनेट, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा क्या करता है वो रिपेल, यानी हमारा क्या है कि जैसे कि हमने क्या किया, यहाँ से हम AC इनपुट करते हैं तो हमें जो DC मिलती है रेक्टिफायर आउटपुट से वो कुछ इस टाइप से मिलती है। ये यानी ये प्योर DC नहीं होती। प्योर DC हमारा क्या होता है, इस तरीके से होता है। तो हम क्या करते हैं, इसके यहाँ पे एक फ़िल्टर लगा के रखते हैं। जैसे कि मैं मानता हूँ कि ये मेरा यहाँ से जो है पल्सेटिंग इनपुट आ रहा है और मैंने क्या किया, यहाँ पे कैपेसिटर लगाया जिसको हम क्या बोलते हैं, C फिल्टर। तो यहाँ पे हमको क्या मिलता है, कुछ इस टाइप से आउटपुट मिलता है। यानी कि हर एक जो रेक्टिफायर का है वो आउटपुट अलग अलग होता है, यानी हर एक फिल्टर का आउटपुट अलग अलग होता है। तो ये क्या करता है, यहाँ से जो AC यानी DC में जो DC में AC का जो पार्ट था उसको अलग करता है। कैपेसिटर क्या करता है, DC के लिए ब्लॉक होता है, यानी कि DC के लिए हाई रेजिस्टेंस और जो AC के लिए होता है लो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर क्या होता है, लो रेजिस्टेंस के कारण जो बहुत सा करंट है वो क्या हो जाता है, हमारा वापस बाईपास होकर इस साइड चला जाता है AC का, और DC में प्योर DC का होता है आगे जाता है। तो लेकिन हमें यहाँ पे भी प्योर DC नहीं मिलती। यदि आपसे पूछे कि प्योर DC कम मिलती है तो हमें पाई फिल्टर, जब हम पाई फिल्टर का यूज करते हैं तब हमें क्या मिलता है, प्योर DC मिलती है। एक होता है L फिल्टर, ठीक है। तो यहाँ पे कभी कभी उसका आउटपुट भी पूछता है कि L फिल्टर का आउटपुट किस टाइप से होगा। तो L फिल्टर का आउटपुट कुछ ऐसे ऐसे आता है, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है C फिल्टर। तो C फिल्टर का जो आउटपुट होता है वो कुछ इस टाइप से होता है। ये हमारा बेसिक लेवल है, तो यहाँ से कुछ ऐसे करके ऐसे ये हमारा हो जाता है C फिल्टर का आउटपुट। इसके बाद अगर किसी का आउटपुट पूछता है तो एक और फिल्टर का आउटपुट होता है किसका, एक हमारा होता है LC फिल्टर। तो LC फिल्टर का यदि मैं मान लूँ कि ये मेरा प्योर DC है तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, कुछ इस टाइप से यहाँ पे इसके जस्ट पास करके ऐसा आउटपुट मिलता है। और एक और आता है हमारा कौन सा, पाई फिल्टर, इसमें हम LC और RL का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या आता है, पाई फिल्टर कुछ ऐसे होता है कि बीच में हमारा L लगा होता है, साथ में 2 कैपेसिटर लगे होते हैं। तो ये हमारा क्या कहलाता है, पाई फिल्टर। तो पाई फिल्टर का आउटपुट में क्या मिलता है, प्योर DC मिलती है। तो यहाँ पे जो फिल्टर है वो कुछ नहीं करता, हमें इसका क्या करता है, एलिमिनेट टू रिपल्स। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन A, एलिमिनेट आर रिपल्स। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, लेड एसिड बैटरी की सेल की प्लेट ऑनट्रिक शॉर्ट सर्किट होने पर, ठीक। तो यहाँ पे क्या होता है, बैटरी बिना लोड के डिस्चार्ज हो जाती है। बैटरी चार्ज होने पर वोल्टेज नहीं बनाती, बैटरी पर्याप्त धारा या वोल्टेज नहीं देती। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपको उपरोक्त सभी, यानी उपरोक्त सभी। यहाँ पे जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे हुआ कुछ नहीं, देखो बैटरी यदि शॉर्ट सर्किट, यानी बैटरी की बहुत सारी प्लेट थी, ये बैटरी में बहुत सारी प्लेट थी। इस टाइप से क्या होता है, बैटरी में पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट लगी होती है। हमेशा पॉजिटिव प्लेट की संख्या क्या होती है, एक कम, और नेगेटिव प्लेट की संख्या क्या होती है, सॉरी पॉजिटिव प्लेट की संख्या एक कम रखते हैं, नेगेटिव प्लेट की संख्या एक ज़्यादा रखते हैं। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा नेगेटिव प्लेट होगी बीच में, यानी ये मेरी पॉजिटिव प्लेट हो गई और साथ में क्या हो जाएगा, हमारी एक नेगेटिव प्लेट की संख्या एक ज़्यादा रखते हैं। पॉजिटिव प्लेट की संख्या कम रखने के कारण यही होता है कि हम पॉजिटिव के दोनों साइड को यूज कर सकें। तो यहाँ पे कुछ इस टाइप से प्लेट रखी हैं, और यदि ये सारी प्लेट क्या होगा, शॉर्ट सर्किट हो जाए। यदि ये शॉर्ट सर्किट होती है तो हमारे जो प्लस माइनस है वो आपस में मिल जाएंगे। यदि प्लस माइनस आपस में जुड़ते हैं तो हम कोई लोड लगाएं या ना लगाएं, ये क्या हो जाएगा, अपने आप सेल शॉर्ट सर्किट होने से पूरा लोड डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक। और बैटरी चार्ज, यानी कि जब प्लस माइनस एक दूसरे शॉर्ट सर्किट है तो ये आयंस क्या हो जाएंगे, यहीं खत्म हो जाएंगे। तो बैटरी हमारी चार्ज भी नहीं होगी, यानी बैटरी का चार्ज भी हो तो हमें वोल्टेज नहीं बनाती, यानी बैटरी में वोल्टेज पूरे पहले से डिस्चार्ज हो चुका है। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, बैटरी पर्याप्त धारा वोल्टेज नहीं देगी। जब वोल्टेज बनेगा नहीं तो हमें क्या बोलेगा, ये वोल्टेज पर्याप्त धारा वोल्टेज नहीं मिलती, ठीक। तो इसके सही आंसर क्या हो जाएंगे, उपरोक्त सभी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि उच्च वोल्टेज प्रेशर लाइन में, ठीक है। तो उस उच्च वोल्टेज प्रेशर लाइन में आपको याद रखना होगा कि ये हमारी क्या है, कि मान लेते हैं ये हाई वोल्टेज प्रेशर लाइन। तो यहाँ पर जो सबसे ऊपर का कंडक्टर होता है वो हमारा क्या कहलाता है, अर्थिंग कहलाता है। जैसे कि यदि ये कोई टावर है
उच्च वोल्टेज प्रेशर लाइन जो ऊपर का चालक है, यानी कि अगर ये कोई टावर मान लेते हैं, ये कुछ इस टाइप से टावर है और यहाँ से क्या हो बहुत सारी ऐसे लाइनें जा रही हैं, ठीक है। यानी यहाँ पे एक सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर और साइड आर्म्स जो लगा के वहाँ से हम निकालते हैं। और इसके जो ऊपर सबसे ऊपर का जो चालक होता है वो हमारा क्या कहलाता है, अर्थ चालक। यानी यहाँ पे जो होता है वो अर्थ चालक कहलाता है। तो यहीं पे पूछा गया कि उच्च प्रेषण लाइन में पृथ्वी चालक या अर्थ चालक कहाँ पे होता है, तो लाइन चालक के ऊपर, लाइन चालक के नीचे, लाइन चालक के समांतर, या तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, लाइन चालक के ऊपर। जो सबसे ऊपर का जो तार तो हमारा क्या कहलाता है, अर्थ वायर कहलाता है। ये हमारा क्या कहलाता है, लाइटनिंग। जब हमारे यानी कि जब बरसात वगैरह में बिजली चमकती है या लाइटनिंग होती है तो वहाँ पे क्या होता है, लाइटनिंग इस अर्थ वायर के थ्रू होते हुई पृथ्वी में चली जाती है। तो यहाँ पे लाइटनिंग के लिए प्रयोग होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो पोल का सबसे ऊपर वायर होता है वो क्या होता है, अर्थ, और उसके ऊपर हम क्या कहते हैं, फेस के वायर होते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एसी परिपथ में शक्ति गुणांक यानी जो पावर फैक्टर है उस पावर फैक्टर को हम कैसे शो करते हैं। तो पावर फैक्टर का फॉर्मूला होता है cos फाई इक्वल टू R अपॉन जेड, यानी प्रतिबाधा अपॉन प्रतिरोध अपॉन प्रतिबाधा या रेजिस्टेंस अपॉन इम्पीडेंस। यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए कि cos फाई इक्वल टू R अपॉन जेड। और यहाँ पे जेड अपॉन आर और आर अपॉन जेड या आई अपॉन आर, ये तो हमारे वोल्टेज के लिए हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये सब हमारे ऑप्शन क्या है, गलत है। cos फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, R अपॉन जेड। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि इस क्वेश्चन को कैंसिल किया गया है कि गतिज प्रेरित्व खाली स्थान में अपनाया जाता है। तो मेनली यहाँ पे जो गतिज प्रेरित्व होता है, ठीक, तो गतिज प्रेरित्व जो होता है वो हमारा क्या होता है, देखो मोटर में कोई प्रेरित्व होता नहीं, हम दोनों साइड सप्लाई देते हैं। ट्रांसफार्मर में क्या होता है, हमारा स्टैटिकली इंड्यूसिबल होता है। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा जनरेटर होगा, ठीक। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, जनरेटरों, यानी जनरेटर में क्या होता है, गलत है। लेकिन यहाँ पे क्या है, कुछ एरर है, इसलिए इस क्वेश्चन को कैंसिल किया गया, क्योंकि यहाँ पे जनरेटर, अब जनरेटर भी कई टाइप के होती है। यदि हमारा जनरेटर क्या है, रोटेटिंग आर्मेचर टाइप है, यानी हमारा आर्मेचर जब रोटेट हो रहा उसी कंडीशन हमारा जो ईएमएफ होगा वही डायनेमिकली इंड्यूस होगा, क्योंकि हमारा जो आर्मेचर है वहाँ वो रोटेट हो रहा है। और यदि रोटेट होती हुई चीज़ पे जब ईएमएफ जनरेट होता है वो डायनेमिकली इंड्यूस ईएमएफ कहलाता है। तो यहाँ पे केवल उस कंडीशन में डायनेमिकली इंड्यूस ईएमएफ होता है जब क्या होता है, हमारा आर्मेचर रोटेट हो रहा होता है। लेकिन यदि हम अल्टरनेटर की बात करें, यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं है अल्टरनेटर या डीसी जनरेटर। तो अल्टरनेटर में क्या होता है, स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ भी आता है हमारा, क्योंकि हम वहाँ पर रोटेटिंग फील्ड वाला जनरेटर भी यूज करते हैं। और जैसे यदि हम यहाँ पे पहले डीसी जनरेटर कंपलसरी कंडीशन है कि हमें रोटेटिंग आर्मेचर ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एसी को डीसी में कन्वर्ट करना होता है, क्योंकि हमारा इंड्यूस ईएमएफ एसी होता है और उस एसी को हम कंप्यूटर के थ्रू डीसी में कन्वर्ट करते हैं। तो यदि हमारा कंप्यूटर क्या होता है, रोटरी कन्वर्ट होता है। जब कंप्यूटर रोटेट होगा तभी वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ पे डीसी जनरेटर कंपलसरी कंडीशन होती है कि इंड्यूस ईएमएफ क्या हो जाएगा, डायनेमिकली इंड्यूस हो जाएगा। लेकिन अल्टरनेटर के लिए कंडीशन कंपलसरी नहीं है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, जनरेटरों में। ट्रांसफार्मर और मोटर सीधा सीधा ऑप्शन क्रॉस हो रहा है, केवल सही आंसर क्या हो जाए, जनरेटर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, फ्यूज का उपयोग किया जाता है, ठीक है। फ्यूज आप हमेशा याद रखिए शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन के लिए, ठीक। शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, फ्यूज का प्रयोग करें। इसके बाद यहाँ पे जो क्वेश्चन है एक और सिंगल फेजिंग। तो सिंगल फेजिंग हमारी क्या होती है, 3 फेज, यानी हमारे जो 3 फेज की मोटर होती है उसमें एक फिनोमेना होता है सिंगल फेजिंग। तो जैसे यदि हमारे 3 फेज मोटर में टोटल 3 फेज आने चाहिए, लेकिन यदि हमारा एक फेज इंटरप्ट हो जाता है, यानी एक फेज आना बंद हो जाता है, तो यहाँ पे क्या होती है, हमारी मोटर केवल 2 फेज पे चलती है। और 2 फेज पे चल के मोटर जल भी सकती है, उसकी अलग अलग कंडीशन होती है। यदि मोटर पर फुल लोड है उस कंडीशन में मोटर को चालू किया जाए, यदि मोटर चल रही है तुरंत सिंगल फेजिंग होती है, और मोटर 50% से कम लोड है तो मोटर चलती रहेगी। यदि फुल लोड है तो जल जाएगी, और बंद कंडीशन में मोटर को सिंगल फेजिंग हो जाए तो वहाँ पर मोटर क्या होती है, जल जाती है। तो ये सिंगल फेजिंग होती है 3 फेज इंडक्शन मोटर में। तो यहाँ से हम सिंगल फेजिंग को कम करने के लिए क्या लगाते हैं, सिंगल फेज प्रिवेंटर। तो यहाँ पे जो फ्यूज का प्रयोग नहीं किया जाता। इसके बाद अगला क्वेश्चन लिमिट करंट। तो लिमिट्स यानी हमारा लिमिट से छोटा, ओवरलोड सुरक्षा के लिए हम रिले वगैरह लगाते हैं मोटर में, जैसे कि ओवरलोड, थर्मल रिले, ये सब हमारे ओवरलोड रिले होते हैं। जब वोल्टेज ओवरलोड होता है, ओवरलोड होता है तो क्या होता है, अपने आप ये ट्रिप हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो फ्यूज होते हैं हमारे मेनली किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं, शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा के लिए। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, प्रोटेक्शन अगेंस्ट शॉर्ट सर्किट करेंट्स। फिर अगला क्वेश्चन है, वाट मीटर दर्शाता है। तो वाट मीटर हमारा हमेशा क्या होता है, अगर आपको कुछ नहीं तो हमेशा दिखाएगा आपका एवरेज पावर। जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं ये सब हमारे किसको दिखाते हैं, एवरेज पावर को, तात्क्षणिक शक्ति, इंस्टेंटेनियस पावर को नहीं दिखाते, ठीक। तो यहाँ पे जो हमारे जितने भी एसी इंस्ट्रूमेंट है वो सब किसको दिखाते हैं, एवरेज पावर को, अधिकतम शक्ति और तात्क्षणिक शक्ति इन सबको नहीं दिखाते। इसके बाद हम इनको कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि इन स्टार कनेक्शन करंट इज, स्टार कनेक्शन में फेज करंट लाइन करंट से। तो स्टार कनेक्शन है, तो स्टार कनेक्शन के लिए क्या होता है, फेज करंट लाइन करंट। तो यहाँ पे स्टार कनेक्शन रिलेशन होता है VL इक्वल टू √3V फेज, यानी कि लाइन करंट इक्वल टू √3V फेज, ठीक। और सॉरी लाइन वोल्टेज इक्वल टू √3 फेज वोल्टेज। यहाँ पे क्या हो जाता है, लाइन करंट इक्वल टू फेज करंट। तो यहाँ पे सही हो जाएगा बराबर या समान। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टार कनेक्शन के लिए लाइन करंट फेज करंट के बराबर होगा। और जस्ट अगर आप किस पे जाएंगे, डेल्टा कनेक्शन में, तो डेल्टा कनेक्शन में कंडीशन क्या होती है कि VL इक्वल टू V फेज एंड IL इक्वल टू
√3i फेज। ये एक रिलेशन आप याद रखिए, स्टार और डेल्टा के लिए बार बार पूछा जाता है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, दोनों की वैल्यू समान होगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यदि 230 वोल्ट 3 फेज स्टार्टर मोटर 3 फेज मोटर में स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग को डेल्टा जोड़ दिया जाए और 415 वोल्ट, यहाँ पे क्या हो रही है, मोटर क्या होती है, स्टार में करंट कम होता है, तो यहाँ पे मोटर की वाइंडिंग जल जाएगी। ठीक है, शुरुआत में मोटर को स्टार में इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि क्या होता है, स्टार में करंट कम होता है। यदि हम शुरुआत में भी डेल्टा में जोड़ देंगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा करंट फ्लो हो जाएगा, और बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होते ही क्या हो जाएगी, हमारी मोटर जल जाएगी। क्योंकि शुरुआत में क्या होता है, हमारा जो मोटर होती है वो स्टैंड स्टिल कंडीशन में, वहाँ पे क्या होता है, इम्पीडेंस बहुत ज़्यादा होता है। तो वहाँ पे क्या होता है, अगर मोटर को हम बहुत ज़्यादा करंट देंगे तो मोटर में हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा हो, नहीं जेड ऑलरेडी ज़्यादा है, करंट भी हमने दे दिया, तो I² × R से हीट बहुत ज़्यादा हुई है, मोटर जल जाएगी। लेकिन जैसे ही हमारी मोटर घूमना चालू होती है तो स्लिप के कारण तो होता है, हमारा जो रोटर इम्पीडेंस है वो गिरना चालू होता है। रोटर इम्पीडेंस से गिरने से हम जब उसको डेल्टा में नेट कर देते हैं तो हमें फुल लोड पे आ जाती है। तो यहाँ पे यदि हम डायरेक्ट शुरुआती में डेल्टा दे देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, मोटर जल जाएगी। ये mainly डी बड़ी मोटर में किया जाता है, 5 HP से ज़्यादा रेंज की जो मोटर होती है वहाँ पर हम स्टार डेल्टा स्टार्टर का यूज करते हैं। नहीं तो हम किसका यूज कर लेते हैं, स्टार डेल्टा स्टार्टर के नहीं होता तो वहाँ पे हम ऑटो ट्रांसफार्मर या बहुत टाइप के स्टार्टर होते हैं उनका यूज कर लेते हैं। यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, मोटर की वाइंडिंग जल जाएगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है HRC फ्यूज। तो यहाँ पे HRC फ्यूज जो होता है तापीय और विद्युत चुम्बकीय प्रतिबल। ठीक, इससे क्या करता है, हमारा करता है यानी कि जब हमारे मोटर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्ट्रेस होगा और थर्मल, यानी कि जब मोटर में करंट फ्लो होता है बहुत ज़्यादा तो वहाँ पे थर्मल इफेक्ट होता है, वहाँ से क्या होता है, हमारा HRC फ्यूज ट्रिप हो जाता है। यानी HRC फ्यूज क्या होता है, इसका बहुत ज़्यादा ट्रिपिंग, यानी कि ये नॉर्मल फ्यूज से बहुत जल्दी ट्रिप हो जाता है। लेकिन इसको हम क्या करते हैं, रिवायरेबल नहीं होता, यानी एक बार ये फ्यूज हो गया तो इसको हम दोबारा यूज नहीं कर सकते। इसलिए HRC फ्यूज थोड़ा सा महंगा होता है, लेकिन ये मोटर के प्रोटेक्शन में यूज किया जाता है जहाँ पे ज़्यादा रेट है, क्योंकि ये बहुत क्विक ऑपरेशन देता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा कि ट्रांसफार्मर के पे क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त होने वाले तेल के महत्वपूर्ण गुणों में से एक है। यहाँ पे ट्रांसफार्मर में जो तेल यूज होता है वहाँ पे क्या होता है, उच्च प्राविद्युत सामर्थ्य। ठीक, तो ये इसका मेन यूज होता है। इसके बाद होता है उच्च श्यानता। ठीक, उच्च श्यानता का मतलब ये होता है कि हमारा जो वो श्यानता क्या कहलाती है, कि श्यानता से मतलब होता है कि विस्कोसिटी, यानी कि जो हमारा द्रव होती हैं, द्रवों में बहने में, द्रव जब बहते हैं, जैसे हमारा करंट बहता है तो वहाँ पे करंट के बहने में कुछ ना कुछ विरोध होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रतिरोध। तो वैसे यहाँ होता है द्रव में जब बहता है तो द्रव में क्या हो जाता है, हमारा प्रतिरोध जनरेट होता है, यानी जो बहने का कुछ ना कुछ जो कारण उसका विरोध करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, श्यानता। यदि हमारा हाई श्यानता होगी तो क्या होगा, हमारा जो ऑयल है उसी टाइप से क्या हो जाएगा, हमारा ऑयल सर्कुलेट नहीं हो पाएगा, यानी कि यार हमारा जल्दी जल्दी सर्कुलेट नहीं होगा और ठंडा नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे श्यानता ज़्यादा नहीं, रुकने वाले गुण ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे जो सही आंसर वो हमारा क्या हो जाएगा, हाई प्रोबेबिलिटी। ये सब जितनी भी श्यानता ये सब हमारी क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए, और बहाव बिंदु भी हमारा क्या होना, थोड़ा सा हाई होना चाहिए। ठीक, निम्न बहाव बिंदु का मतलब है कि बहुत धीरे धीरे बहता है, तो हमारा बहाव बिंदु हाई होना चाहिए और श्यानता क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। और यहाँ पे भी उच्च श्यानता इंडेक्स लिखा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, श्यानता हमारी निम्न होनी चाहिए और बहाव बिंदु उच्च होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा कि कौन सा चीज़ है, तो यहाँ पे परावैद्युत सामर्थ्य उसकी अधिक होनी चाहिए। परावैद्युत सामर्थ्य अधिक होने से ये ज़्यादा हाई वोल्टेज को सह पाएगा और जल्दी से क्या हो जाएगा, हमारा ऑयल बर्न नहीं होगा। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, उच्च परावैद्युत सामर्थ्य। इसके बाद अगला है, सप्लाई सिस्टम में भारों को समांतर क्रम में जोड़ने का क्या उद्देश्य होता है। तो देखिए, जब भी पैरेलल कनेक्शन हो तो हमारा क्या होता है कि सभी भारों को दिया गया वोल्टेज, यानी कि जो हमारा होता है कि जैसे ही हम पैरेलल कनेक्शन करते हैं तो हमारा हर एक इक्विपमेंट्स पे क्या होता है, इक्वल वोल्टेज जाता है। तो जो हम वोल्टेज उसके जहाँ पे दे रहे हैं, यानी कुछ भी पैरेलल कनेक्शन हो इस टाइप से, यहाँ पे कोई बल्ब लगा है, कुछ भी चीज़ लगी, यदि हम इसको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पर हम 220 वोल्ट देते हैं, तो हर एक के क्रॉस 220 मिलेगा। लेकिन करंट क्या होगा, उसके लोड के अकॉर्डिंग अलग अलग डिवाइड हो जाता है, इसलिए हम क्या कहते हैं, पैरेलल कनेक्शन करते हैं। लेकिन यदि इसके जगह पर हम सीरीज कनेक्शन कर लें, यदि हम यहाँ पे सीरीज कनेक्शन कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये बल्ब लगा है, कोई भी चीज़ लगी, यदि एक भी चीज़ ट्रिप होती है तो पूरा सर्किट क्या हो जाएगा, हमारा ऑफ हो जाएगा, क्योंकि ये सीरीज में है। और सबको क्या होता है, इक्वल वोल्टेज नहीं मिलता सीरीज में, केवल करंट इक्वल मिलता है। तो यहाँ पे हम जो भी घर में सप्लाई सिस्टम में जो यूज करते हैं, पैरेलल ऑपरेशन करते हैं, जिससे सभी भारों को दिया गया वोल्टेज, यानी कि जो वोल्टेज हम वहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं उस वोल्टेज सबको इक्वली डिवाइड हो सके, इक्वली मिल सके, यानी सबको बराबर वोल्टेज मिले। और अगला क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर में तेल डाले जाने का क्या उद्देश्य होता है। तो यहाँ पे ट्रांसफार्मर में ऑयल का जो हम प्रयोग करते हैं वो साथ क्या होता है, कूलिंग, यानी हमारे ट्रांसफार्मर चलता है तो क्या होता है, वहाँ पे जो ट्रांसफार्मर की कोर है वो गर्म होती है, या वाइंडिंग है वो गर्म होती है, मेनली जो हीटिंग होती है वो वाइंडिंग होती है। तो वाइंडिंग को कूलिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर ऑयल का प्रयोग करते हैं। साथ साथ ये क्या करता है, ट्रांसफार्मर ऑयल, और जो हम ट्रांसफार्मर ऑयल को बंद करके एक बॉक्स में रखते हैं,
ट्रांसफार्मर की कोर को, उसमें इंसुलेशन ही प्रदान कर रही है। यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा आपका कूलिंग और इंसुलेशन प्रदान करने के लिए। ओवरलोडिंग से ट्रांसफार्मर का कुछ नहीं होता। ओवरलोडिंग के लिए हम यहाँ पे वोल्टेज रिले या फिर फ्यूज़ वगैरह यूज करते हैं, और इंसुलेशन के लिए केवल इंसुलेशन के, कूलिंग और इंसुलेशन दोनों के लिए क्या होते हैं, हम इसका यूज करते हैं। यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, कूलिंग और इंसुलेशन प्रदान करने के लिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 14 कि भंवर धाराएँ कैसे कम की जाती हैं। तो भंवर धारा को कम करने के लिए धाराएँ कैसे कम होती हैं, तो यहाँ पे क्या होता है भंवर धारा। देखिए भंवर धारा मतलब कि एडी करंट लॉस। तो एडी करंट लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, B² F² इंटू T², यानी कि हम या तो फ्लक्स डेंसिटी को कम करें, फ्रिक्वेंसी को कम करें और थिकनेस को कम करें, तो वहाँ पे हमारा क्या हो सकता है, भंवर धाराएँ कम हो सकती हैं। और यदि एक और चीज़ ये होती है कि हम कहते हैं, तो हम क्या कहते हैं, बिना वार्निश को रोध किए लेमिनेशन, यानी कि मेक कोर लेमिनेशन विदाउट इंसुलेशन वार्निश, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, यदि हम कोर को ठोस बनाते हैं, तो कोर को यदि ठोस बनाते हैं तो हमारी थिकनेस बढ़ जाएगी, थिकनेस बढ़ेगी तो हमारा एडी करंट लॉस बढ़ जाएगा। नहीं, ऑप्शन तो गलत हो गया। इसके बाद हम क्या करते हैं, रोडी वार्निश लगाकर लेमिनेशन का प्रयोग करते हैं, ये वही हमारा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। और यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा आपका कि रोडी वार्निश लगाकर लेमिनेशन को कोर बनाना। ये इसलिए है क्योंकि देखिए अगर ये हमारे ट्रांसफार्मर है तो यहाँ पे जब हम इस पर बाइंडिंग करते हैं, उसके कोर में जो करंट फ्लो होता है उसी कारण क्या, उसी को हम क्या बोलते हैं, एडी करंट बोलते हैं। और यदि हम क्या करें, इसकी कोर में, यानी इस कोर को ऐसे बनाएंगे, ये मेरा कोर की पहली लेयर है और इसके ऊपर मैंने क्या किया, ये वार्निश कर दिया। यदि मैं इसके ऊपर इस तरीके से वार्निश कर देता हूँ, वार्निश कर देता हूँ और इसके ऊपर मैं एक और कोर को वापस रख देता हूँ। यदि बीच में वार्निश, यानी ये जो हमारा वार्निश है वो तो इंसुलेटेड होता है, अगर यहाँ से एडी करंट जाएगा तो वार्निश में जैसे जाएगा तो उसको इंसुलेशन मिलेगा, तो क्या हो जाएगा, एडी करंट अपने आप कम हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, थिकनेस के साथ साथ उसको लेमिनेटेड भी करते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, वार्निश लगाना या लेमिनेटेड करना। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, रोडी वार्निश, यानी कि मेकिंग कोर इंसुलेशन अप्लाइंग इंसुलेटिंग वार्निश। ठीक, लेमिनेशन, लेमिनेशन का मतलब होता है कि कोर को बहुत पतली पतली पट्टियों में बांधना, तो ये हमारा क्या कहलाता है, रोडी वार्निश का प्रयोग करते हैं। हमें सही आंसर क्या हो जाएगा आपका सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जनरेटर और ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो यहाँ पे होता है फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण नियम। ठीक, तो फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण नियम पर हमारे क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर काम करते हैं। इसके दो नियम है फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण नियम के, कि जो फ्लक्स चेंजेस होगा वो क्या हो जाएगा, यदि जितना फ्लक्स चेंज होगा उतना ईएमएफ जनरेट होगा। उसके बाद होता है कि यदि किसी भी चीज़ में घुमाते हैं तो उसमें ईएमएफ जनरेट, इस टाइप से इसके दो लॉ होते हैं जो आप पढ़ दिए ना। तो यहाँ पे जो सही आंसर है क्या हो जाएगा, फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्या कि एक और ऑप्शन न्यूटन की गति का नियम, तो ये हमारा लगता नहीं है। और फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम हमारे किस में लगते हैं, सेल में लगते हैं। ठीक, तो फैराडे के जो लॉ है वो क्या बोलते हैं कि यदि हम किसी भी मैग्नेट में, यानी किसी भी ऐसा जहाँ पे मैग्नेट हो या विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र में किसी कंडक्टर को घुमाते हैं तो वहाँ पे क्या हो जाता है, एक ईएमएफ जनरेट होता है। ये उसका फर्स्ट लॉ है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण नियम का। सेकंड लॉ क्या बोलता है कि जनरेट होने वाला ईएमएफ है वो कितना फ्लक्स चेंजेस हो रहा है उसके सीधे सीधे बराबर होता है, यानी कि ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई अपॉन डी टी, कितना फ्लक्स चेंजेस आया। और डायरेक्ट साइन हटाए क्या आता है हमारा ई माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी, और माइनस यहाँ पे क्या आता है, लेंज के नियम से, जो हमें क्या दिखाता है कि जनरेट ईएमएफ होने की दिशा बताता है कि जनरेट होने वाला ईएमएफ हमेशा विपरीत दिशा में होगा। तो कभी कभी क्वेश्चन ये भी आता है कि फैराडे के नियम में हम जो जनरेट ईएमएफ की दिशा है वो किस नियम से डिसाइड करते हैं, और जनरेटेड ईएमएफ की दिशा हम हमेशा किससे निकालते हैं, लेंज के नियम से। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम। इससे बड़ा अगला क्वेश्चन है अर्धचालक डायोड जंक्शन के, डायोड में जंक्शन के माध्यम से तब धारा बहती है। ठीक, तो हमें हमेशा डायोड है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये पी है और ये क्या होगा हमारा एन, मान लेते हैं पी एन जंक्शन डायोड, जब हम पी को पॉजिटिव से और एन को नेगेटिव से जोड़ेंगे तो हमारा कौन सा कहलाता है, फॉरवर्ड बायस। और जस्ट इसका अपोजिट कर दें, यानी कि पी को हम यहाँ से नेगेटिव से और एन को यहाँ से पॉजिटिव से जोड़ दें तो ये हमारा क्या कहलाता है, रिवर्स बायस। तो ये जो हमारा होता है कि रिवर्स बायस में क्या होता है, हमारा पोटेंशियल बैरियर बढ़ता है, जिस कारण क्या होती है यहाँ पे अक्षय परत जो होती है बीच में वो बढ़ती है, और अक्षय परत क्या होता है, हमारा इंसुलेटर होता है। लेकिन जैसे हम फॉरवर्ड बायस लगाते हैं तो ये जो अक्षय परत है, ये अक्षय परत है, ये क्या होती है, घटना चालू हो जाती है। जब ये अक्षय परत घटती है तो क्या होता है, अपने आप हमारा डायोड क्या है, कंडक्शन मोड में चला जाता है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, जब ये अग्रवायस होती है, इसकी आप वर्किंग समझिए तो यहाँ पे आपको बहुत जल्दी समझ आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, जब डायोड अग्रवायस होता है तो हमारा क्या हो जाएगा, डायोड के माध्यम से धारा प्रभावित होती है। हमारा रिवर्स बायस में भी क्या होता है, डायोड में करंट फ्लो होता है लेकिन वहाँ पर बहुत कम करंट फ्लो होता है। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया कि अधिकतम धारा, तो अधिकतम धारा कब फ्लो होगी, जब वो फॉरवर्ड बायस में हो। और अगला क्वेश्चन है कि डीसी शंट मोटर किसके लिए प्रयोग की जाती है। तो यहाँ पे होता है डीसी शंट मोटर का जो प्रयोग होता है वो क्या होता है, परिवर्ती लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे जो आप याद है कि ये यूज होते हैं मोटर के, कि जो डीसी शंट मोटर हमारा किसके लिए प्रयोग करते हैं, हमेशा स्थिर चार्ज के लिए। और यदि हमारी सीरीज मोटर की बात होती है तो जहाँ पे हाई स्टार्टिंग टॉर्क
ठीक, हाई स्टार्टिंग टॉर्क की जरूरत होती है वहाँ हम सीरीज मोटर का प्रयोग करते हैं, और जहाँ पे लगभग इंटरमीडिएट टाइप लोड हो वहाँ हम किसका यूज कर लेते हैं, कंपाउंड मोटर का। और डिफरेंशियली कंपाउंड मोटर का नॉर्मल यूज जनरली होता ही नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि प्रेरण मोटर के स्टार डेल्टा स्टार्टर में, ठीक है, प्रेरण मोटर के स्टार, तो इसकी वैल्यू आप सीधा याद रखिए कि जब भी हम यहाँ बात हो कि स्टार डेल्टा या डेल्टा स्टार में कितना हो, तो यहाँ पे जो सही आंसर होता है 57% या 57.8% के अप्रॉक्स आता है। यहाँ पे जो वोल्टेज होता है यानी कि स्टार कनेक्शन की स्थिति में 57.8% वोल्टेज मिलता है, जबकि डेल्टा कनेक्शन में क्या मिल जाता है 57.7%। जब आप क्या करेंगे, ये होता है VL = √3V फेज, अपन 1/√3 × 100 करेंगे तो यह आ जाता है लगभग 57.8% के अप्रॉक्स। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा आपका 57.8%। ठीक, तो यहाँ पे सही आंसर है। आप इसका अंदाज भी लगा सकते हैं, देखिए सीधी सीधी, यदि मैं 1/√3 करता हूँ तो √3 की वैल्यू कितनी 1.732, यदि मैं सीधा 2 करता तो मेरा कितना आता 50, लेकिन मैंने कितना किया 1.7, यानी जो भी होगा वो वैल्यू क्या होगी 50 से 60 के बीच में होगी, यानी यह क्या होगा 57.8%। तो यहाँ पे हमें वोल्टेज केवल कितना मिलता है 57.8% वोल्टेज। तो अगला क्वेश्चन है कि करंट ट्रांसफार्मर में उपयोग दृष्टिगत रखा जाना महत्वपूर्ण पक्ष है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन होता है कि ट्रांसफार्मर के इट्स सेकेंडरी शुड बी नेवर बी ओपन इज ऑलवेज, ठीक। तो यदि हम इसके सेकेंडरी को हमेशा क्या करते हैं, कभी भी ओपन नहीं रख सकते, यानी हमें क्या होता है हमेशा सेकेंडरी को शॉर्ट सर्किट करके रखना होता है। यदि हम सेकेंडरी को शॉर्ट सर्किट नहीं करते तो इसकी प्राइमरी बहुत ज़्यादा वोल्टेज जनरेट हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे सेकेंडरी यदि शॉर्ट सर्किट नहीं है तो वहाँ पे नो लोड वोल्टेज होगा, लेकिन यहाँ पे प्राइमरी में हम बहुत ज़्यादा वाइंडिंग करके रखते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाता है बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होने की वजह से क्या हो जाता है वाइंडिंग जल जाता है। तो हमें हमेशा सेकेंडरी यानी जो CT होता है करंट ट्रांसफार्मर, उसके हमेशा सेकेंडरी को क्या करना होता है शॉर्ट सर्किट करके रखना होता है। तो अगला क्वेश्चन है अधिकांश उद्योगों के बाहर। तो अधिकांश उद्योग के बाहर हमारे किस टाइप के होते हैं, तो हमारे होते हैं नेचर में इंडक्टिव नेचर के होते हैं। क्योंकि यहाँ पे हम ज़्यादातर मोटरें या ड्रिल मशीन इन सब चीज़ों का यूज करते हैं, ये सब में क्या होती है वाइंडिंग्स होती है, और ये वाइंडिंग्स क्या होती है हमारा एक इंडक्टिव लोड होती है। तो जो भी इंडस्ट्रियल लोड होती है वो हमारे कौन से में आते हैं इंडक्टिव लोड में, उनमें सबसे ज़्यादा इंडक्टिव लोड होते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा इंडक्टिव इन नेचर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि AC परिवर्तन में लैमिनेटेड का प्रयोग किया जाता है। उसके पहले हम डिसाइड कर चुके हैं अभी क्वेश्चन में कि जब भी क्या होता है एडी करंट लॉस को कम करना, वहाँ हम क्या कर देते हैं लेमिनेटेड कोर का प्रयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा एडी करंट को कम करना। पारगम्यता यानी यहाँ पे अगर हम लेमिनेटेड करेंगे तो हमारा जो परमीबिलिटी वो घटेगी, क्योंकि यहाँ पे इंसुलेशन आ जाएगा बीच में। और ये मेक सैम्पल चीप ये सब कुछ नहीं है, यानी कि यहाँ पे लेमिनेशन करने से हमारा खर्चा बढ़ता है, कोई सस्ता नहीं होता। इसके बाद आता है ऊष्मा विकिरण। तो यहाँ पे ऊष्मा विकिरण से कुछ लेना देना नहीं है कि यहाँ पे कूलिंग वगैरह से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा भंवर धारा हानि को कम करने के लिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि यदि एक 20 HP 440 वोल्ट 50 हर्ट्ज 3 फेज इंडक्शन मोटर 25 एम्पीयर धारा लेती है जिससे वह 30 डिग्री लैगिंग है, तो इसकी दक्षता पर कार्य कर रहा है। तो यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है 20 HP 440 वोल्ट 50 हर्ट्ज 3 फेज इंडक्शन मोटर 25 एम्पीयर करंट लैगिंग करंट लेती है कितना, और cos फाई की वैल्यू यहाँ पे दी है 30 डिग्री। तो cos, तो यहाँ पे आप सीधा पहले क्या कर लिए HP को वाट में कन्वर्ट करें 20 × 735.5 डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या करिए आप 440 जो वोल्टेज था वो इंटू √3, क्योंकि पावर कितनी होती है यहाँ पे P = √3VI cos थीटा। तो ठीक है यहाँ पर वोल्टेज हो गया, I की वैल्यू कितनी है 25 एम्पियर, और यहाँ पे cos 30 की वैल्यू कितनी 0.86 है अप्रॉक्स इंटू 100। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा आपका 90.5%। यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा 90.5%। तो यहाँ पे कुछ नहीं, HP को केवल वाट में कन्वर्ट करेंगे तो दोनों वैल्यू वाट पे आ जाएगी, तो अपन आउटपुट अपॉन इनपुट लिख देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। हमारे पास इनपुट हमारा कितना होगा 440 वोल्ट 50 हर्ट्ज, ठीक। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका 90.5%। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि इसे धारा प्रवाह के लिए आवश्यक है, ठीक है। तो दो समान तथा विपरीत समान वाले बस विभवांतर, ठीक है। तो यहाँ पे सही है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए मेनली, ठीक है। समान तथा समरूप आवेश विभवांतर अवस्था, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक हल्का सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है कि यहाँ पे क्या है, जैसे मैं मान लेता हूँ कि इस वाले पॉइंट पे 10 कूलम आवेश है और यहाँ पे पॉजिटिव 10 कूलम आवेश है, और इस वाले पॉइंट पे पॉजिटिव 5 कूलम आवेश है। मान लेते हैं यहाँ पे 10 वोल्ट है पॉजिटिव और यहाँ पे क्या है 5 वोल्ट पॉजिटिव। तब भी आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ से करंट यहाँ फ्लो हो जाएगा, भले ये वैल्यू क्या है समान है। तो यानी यहाँ पे क्या है कि ये 10 और 5 कितना पोटेंशियल डिफरेंस आया 5 वोल्ट का। तो जब भी आपको करंट फ्लो कराना है तो क्या होता है हमारे पास 5 वोल्ट होना चाहिए। यदि आपको उसको प्रैक्टिकली करना चाहे तो आप देखिए कभी भी आप 2 फेज के बीच में बल्ब लगाइए तो वहाँ पे भी क्या होता है बल्ब जल जाता है, क्योंकि क्या होता है वहाँ पे आपको एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है। तो यहाँ पे मैनली करंट फ्लो कराने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस। तो करंट हमेशा क्या जाएगा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल के साइड।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है, तांबे की तुलना में एल्यूमिनियम की चालकता, तांबे की तुलना में एल्यूमिनियम की चालकता हमेशा 60% होती है। इस क्वेश्चन को आपको याद रखना होगा कि तांबे की तुलना में एल्यूमिनियम की चालकता कितनी होती है, 60%। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कौन सा लैंप सिनेमा प्रोजेक्टर का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे सही होता है कार्बन आर्क लैंप। ठीक, तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया कि सिनेमा प्रोजेक्टर में कौन सा लैंप होता है, कार्बन आर्क लैंप, टंगस्टन फिलामेंट लैंप, सॉरी यहाँ पे कार्बन टंटू लैंप नहीं, यहाँ पे कार्बन आर्क लैंप सही होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्बन आर्क लैंप। तो कार्बन फिलामेंट लैंप और ये टंगस्टन फिलामेंट लैंप, कार्बन फिलामेंट लैंप डालने अब डेकोरेशन वगैरह में बस यूज होते हैं, प्रैक्टिकल यूज इनका खत्म है। और टंगस्टन फिलामेंट लैंप हमारा नॉर्मल लैंप होता है जिनको हम क्या कहते हैं, रजिस्टिव लोड के जैसे यूज करते हैं। और टंगस्टन फिलामेंट लैंप को हम क्या बोलते हैं, GLS लैंप या जर्निंग लाइटिंग सर्विस लैंप। तो यहाँ पे जो ये होता है कार्बन आर्क लैंप होता है उसको बोलते हैं। कार्बन आर्क लैंप में क्या होता है, 2 कार्बन की छड़ें होती है जिनको हम क्या होते हैं, बहुत कम डिस्टेंस पे रखते हैं। जब इसको हाई वोल्टेज दिया जाता है, इसके बीच की वायु आयनाइज होती है और यहाँ से क्या होती हैं, किरणें निकलती हैं जिनके थ्रू पर हम क्या होते हैं, हमें लाइट मिलती है। तो ये हमारा कौन सा कहलाता है, कार्बन आर्क लैंप। तो प्रोजेक्टर वगैरह में कौन सा यूज होता है, कार्बन आर्क लैंप और कार्बन टंटू लैंप और टंगस्टन फिलामेंट, ये हमारे नॉर्मल यूज करते हैं। और एक और बच गया हमारे पे कौन सा, यहाँ पे नियॉन लैंप। तो ये जो नियॉन लैंप है इसका प्रयोग हम किस में करते हैं, नियॉन ट्यूब या एडवर्टाइजमेंट वगैरह में नियॉन साइन ट्यूब का यूज कर लेते हैं। या जो हमारा टेस्टर होता है, ठीक है, फेस टेस्टर, उसमें हम किसका यूज कर लेते हैं, नियॉन लैंप का होता है। और फेस टेस्टर में जो नियॉन लैंप लगा उसकी रेटिंग कितनी होती है, 5 वाट। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, स्थिर गति अनुप्रयोग के लिए सर्वाधिक प्रचलित DC मोटर यानी कि कांस्टेंट स्पीड के लिए, तो आप इसको याद रखिए, कांस्टेंट स्पीड हमें कौन सी लगती है, हमेशा शंट मोटर। और सीरीज मोटर हमारी कहाँ लगती है, हाई लोड पे। कंपाउंड मोटर हमारी जहाँ से लगती है जहाँ पे हमें केवल हाई स्टार्टिंग टॉर्क भी चाहिए और लगभग कांस्टेंट स्पीड भी चाहिए, तो अब हम किसका यूज करते हैं, कंपाउंड मोटर का। और कंपाउंड मोटर हमारी कौन सी सबसे ज़्यादा यूज होती है, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। कंपाउंड मोटर यहाँ से 2 टाइप की हो जाती है, कम्युलेटिव, और एक कौन सी हो जाती है, डिफरेंशियल टाइप। तो डिफरेंशियल टाइप का यूज नहीं होता क्योंकि यहाँ पे जैसे ही हम लोड बढ़ाते हैं तो क्या होता है, हमारी स्पीड भी बढ़ जाती है, जो हमारे क्या होती है, एजम्पशन की विपरीत हो जाती है। लोड बढ़ने से टॉर्क बढ़ना चाहिए और स्पीड घटना चाहिए क्योंकि यहाँ पे फ्लक्स की वजह से होता है, वो आप किसी वर्किंग पर होता है। लेकिन यहाँ पे जो कम्युलेटिव कंपाउंड इसका हम ज़्यादा यूज करते हैं, तो इसका यूज होता है हमारा इंटरमीडिएट लोड वगैरह, ऐसे जहाँ पे हाई स्टार्टिंग टॉर्क भी चाहिए हो, बिना लोड की भी मोटर चल रही हो, तो यहाँ पे कौन सी है, कम्युलेटिव कंपाउंड। और कॉन्स्टेंट स्पीड के लिए हमारी कौन सी मोटर होती है, शंट मोटर। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, शंट मोटर। तो अगला क्वेश्चन है, स्लिप रिंग प्रेरण मोटर पसंद की जाती है जब, ठीक, तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर क्या होती है, हमारी जो 3 फेज इंडक्शन मोटर है उसकी टाइप होती है, हमारी 2 टाइप की होती है मेनली, स्क्वालिक एज इंडक्शन मोटर, एक होती है कौन सी, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में क्या करते हैं, हम एक स्लिप रिंग के थ्रू जो उसके बाहर होते हैं रेजिस्टेंस को जोड़ देते हैं, और रेजिस्टेंस की वजह से क्या हो जाता है, हमारा स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ जाता है। तो यहाँ पे होता है कि लोड टॉर्क इज हैवी, ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन है कि लोड टॉर्क इज हैवी, तो ये तो हमें रनिंग कंडीशन में मिलता है। लेकिन इसका जो मेन पर्पस है वो हमारी सिंक्रोनस मोटर, स्क्वालिक एज इंडक्शन मोटर भी देती है रनिंग में, तो हाई टॉर्क, ठीक है। इसके बाद आता है उच्च आरंभिक बल आगमन, तो यहाँ पे ये सही आंसर हो जाएगा, हाई स्टार्टिंग टॉर्क, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक एक्सटर्नल सोर्स होता है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे उसको हाई स्टार्टिंग रेजिस्टेंस लगाकर उसका हाई स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग टॉर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, T = R2 × SE2² डिवाइडेड बाय R2² प्लस SX2 का स्क्वायर। यानी जितना हमारा रेजिस्टेंस बढ़ेगा, स्टार्टिंग रेजिस्टेंस, सेकेंडरी रेजिस्टेंस की बात है कि जो रोटर में जो रेजिस्टेंस लगा है, और स्क्वालिक इंडक्शन मोटर में कोई रेजिस्टेंस नहीं लगा सकते। यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस लगाया तो क्या हो जाएगा, हमारा स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे इसका जो मेन पर्पस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हाई स्टार्टिंग टॉर्क। और लोड बल आगमन कम होता है, तो ये तो आंसर पूरा गलत है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, हाई स्टार्टिंग टॉर्क। और अगला क्वेश्चन है, द रजिस्टर ऑफ द सेम वैल्यू विल ऑब्जर्व मोर पावर व्हेन कनेक्टेड टू 3 फेज सप्लाई, ठीक है। समान मान के 3 प्रतिरोध को जब जो टपोजिट किया जाए तो भी अधिक शक्ति को अवशोषित करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका डेल्टा, ठीक है। जब इसको क्या होगा, अपन डेल्टा में जोड़ेंगे, ठीक है। जब स्टार में जोड़ते तो हम क्या करते हैं, जैसे ही हम स्टार से, देखिए अब नॉर्मल कनेक्शन की बात याद रखिए कि जब भी हम जैसे स्टार से किसी भी कनेक्शन को डेल्टा में लेके जाते हैं तो क्या करते हैं, उसमें 3 का इंटू कर देते हैं रेजिस्टेंस में। जब डेल्टा से स्टार में आते हैं तो 3 का डिवाइड कर देते हैं, यानी जब ने हम स्टार से डेल्टा में गए तो हमारा प्रतिरोध की वैल्यू क्या हुई, बढ़ी। अगर प्रतिरोध की वैल्यू बढ़ी तो हमारा कंजप्शन भी क्या होगा, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, जब वो डेल्टा में कनेक्ट हो तो क्या हो जाएगा, ज़्यादा वैल्यू को देंगे उसको कम वैल्यू को देंगे, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका डेल्टा। जिगजैग कनेक्शन नॉर्मली ट्रांसफार्मर का कनेक्शन होता है, ये क्या होता है, जिगजैग कनेक्शन। जिगजैग कनेक्शन हम वहाँ पे यूज करते हैं जहाँ पे हमको 150 डिग्री का फेज डिफरेंस चाहिए हो। स्टार में हमें लगभग स्टार और डेल्टा दोनों में कितने का 30 डिग्री का फेज डिफरेंस मिलता है। ये ट्रांसफर की बात है जब उसमें स्टार कनेक्शन या डेल्टा कनेक्शन करते हैं, लेकिन यहाँ पर पूछा गया रेजिस्टेंस कब ज़्यादा होगा, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, आपका डेल्टा कनेक्शन में क्या हो जाएगा आपका। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कौन सा लैंप है जो अधिक वोल्टेज करता है, यानी ऐसा लैंप जो क्या होता है जब ज़्यादा वोल्टेज वेरिएशन हो तो उसको झेल नहीं पाता। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा जो इनकैंडिसेंट लैंप यानी टॉप डीप्ड लैंप की जो बात हो रही है, इनकैंडिसेंट लैंप, ये क्या होता है, हमारा आधे ज़्यादा वोल्टेज वेरिएशन को नहीं झेल पाता।
टॉप डिप लैम्प से मतलब कुछ नहीं, जो हमारे नॉर्मल टंगस्टन फिलामेंट लैम्प उन्हीं को हम इनकैंडिसेंट लैम्प बोलते हैं। यानी इनकैंडिसेंट लैम्प वो लैम्प कहलाता है जो हमारे पास लाइट के साथ साथ हीट भी प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे जो हमारा टंगस्टन फिलामेंट लैम्प होता है वो लाइट के साथ साथ हमें हीट भी देता है, जिसकी वजह से क्या होता है वहाँ पे हीट भी देता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, टॉप डिप लैम्प बोलते हैं। लेकिन यदि इसमें हल्का सा फ्लक्चुएशन हो रहा है, ये वोल्टेज डिम होते हैं और ज़्यादा अगर वोल्टेज फ्लक्चुएशन आता है तो इनका जो टंगस्टन फिलामेंट है वो टूट जाता है, जिसकी वजह से फ्यूज हो जाता है। लेकिन जो हमारे फ्लोरोसेंट यानी ट्यूबलाइट हो गई, ये सब हो गई, ये सब में क्या होता है, प्रोटेक्शन के लिए हमारे चोक वगैरह लगे होते हैं जो वोल्टेज को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे जो वोल्टेज वेरिएशन के लिए सबसे ज़्यादा खराब होगा वो कौन सा हो जाएगा आपके, जो वोल्टेज वेरिएशन को नहीं झेल पाएगा वो क्या हो जाएगा, टॉप डिप या इनकैंडिसेंट लैम्प। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि रेक्टिफायर का उपयोग या घूर्णी रोटेटिंग रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। रोटेटिंग रेक्टिफायर आर यूज इन डीसी जनरेटर्स, सॉरी ब्रशलेस अल्टरनेटर्स। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ब्रशलेस अल्टरनेटर में। ठीक, यानी कि ऐसा अल्टरनेटर जिसमें क्या हो जाता है आपका ब्रश नहीं लगे हुए। ठीक, क्योंकि हम अल्टरनेटर में क्या करते हैं, डी सप्लाई देते हैं, वहाँ पर हम क्या करते हैं, घूर्णी रेक्टिफायर लगाते हैं, यानी कि रोटेटिंग रेक्टिफायर लगाते हैं, जो क्या करता है हमारा AC को DC में कन्वर्ट करके वहीं पर सप्लाई देता है। तो हमें क्या होता है, DC एक्साइटेशन नहीं देना पड़ता। तो यहाँ पे हमारा कौन सा हो जाएगा, ब्रशलेस अल्टरनेटर्स में हमें कौन सा लगाना होगा, रोटेटिंग रेक्टिफायर। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका ब्रशलेस अल्टरनेटर्स। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि प्रतिरोध को किसके द्वारा नापा जाता है। तो प्रतिरोध को हमेशा किससे नापते हैं, ओम मीटर से। ठीक, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ओम मीटर। तो प्रतिरोध हम किससे नापते हैं, ओम मीटर से। वाट मापी से हम क्या नापते हैं, वोल्टेज को नापते हैं। और पावर फैक्टर मीटर से हम किसको नापते हैं, पावर फैक्टर को। आवृत्ति मापी से हम आवृत्ति को नापते हैं। सीधे सिंपल है, उनकी यूनिट के हिसाब से उसके नाम दिए गए हैं। ठीक, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, ओम मीटर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है जेनर डायोड में। ठीक है, तो जेनर डायोड में फॉरवर्ड वोल्टेज रेटिंग में चोटी निम्न रिवर्स वोल्टेज पर तीव्र ब्रेकडाउन उत्पन्न होता है और ऋणात्मक प्रतिरोध वोल्टेज उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा निम्न रिवर्स वोल्टेज पर तीव्र ब्रेकडाउन उत्पन्न होता है। ठीक, क्योंकि देखिए इसका मेन पर्पस ये होता है, क्योंकि यहाँ पर जो नॉर्मल डायोड है उससे ज़्यादा हम इसमें डोपिंग कर देते हैं, यानी जो सांद्रण है अशुद्धि बनाने की जो क्षमता उसको बढ़ा देते हैं, जिससे क्या होता है कि जो रिवर्स बायस में भी है ना, हल्का सा भी रिवर्स बायस होती है, करंट फ्लो करा देगा, जिससे हम इसके यूज किसमें कर सकते हैं, वोल्टेज रेगुलेटर में करते हैं। इसकी अगर आप कैरेक्टरिस्टिक देखें तो कैरेक्टरिस्टिक इसकी कैसे बनती है, कुछ इस टाइप से कि ये फॉरवर्ड कंडीशन में तो नॉर्मल डायोड जैसे वर्क करता है, लेकिन जैसे इसको हम रिवर्स बायस में लेके आते हैं यहाँ से आके यहाँ लाता है, लेकिन हमारा जो नॉर्मल डायोड है वो यहाँ पे आके खराब हो जाए, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेकडाउन। और PIV लगभग साफ में होते हैं। लेकिन यदि हमारा जो जेनर डायोड होगा वो क्या होगा, कुछ इस टाइप से आएगा, नहीं हल्का सा रिवर्स बायस आते हैं, यहाँ से ऐसे करने फ्लो करा देगा और लगभग PIV हमारा यहाँ पे है। तो PIV वोल्टेज वो है जहाँ पे डायोड अपना खराब हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे पहले ही ब्रेकडाउन हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, डायोड भी रिवर्स बायस में कंडक्ट कर जाएगा। तो हल्का सा भी रिवर्स बायस मिलती है, कंडक्ट कर जाता है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा निम्न रिवर्स वोल्टेज पर तीव्र ब्रेकडाउन उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे सही आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर किस वाइंडिंग में फेरों की संख्या अधिक होती है। तो हमेशा याद रखिए हाई वोल्टेज वाइंडिंग में। ठीक है, जहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा चाहिए वहाँ पे फेरों की संख्या अधिक, और जहाँ पे वोल्टेज कम चाहिए वहाँ पे फेरों की संख्या हम कम रखते हैं। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि ये कंपलसरी नहीं है कि वोल्टेज स्टेप अप या स्टेप डाउन हो, लेकिन हमेशा हाई वोल्टेज वाइंडिंग में ज़्यादा टर्न होंगे और लो वोल्टेज वाइंडिंग में कम होंगे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, उच्च वोल्टेज वाइंडिंग। इसके बाद अगला क्वेश्चन है सिंगल फेज प्रेरण मोटर किस पर काम करती है। तो सिंगल फेज जो प्रेरण मोटर होती है वो लगभग बहुत कम पावर फैक्टर है, यहाँ पे आपका 0.6 पावर फैक्टर लेकर चाहिए। नॉर्मली जो इंडक्शन मोटर वो 0.6 से 0.7, 0.7 से 0.8 तक वर्क कर जाती है, लेकिन पावर फैक्टर यहाँ पे सबसे लो पे वर्क करती है। तो यहाँ पे हो जाएगा 0.6 पावर फैक्टर। नॉर्मली तो ये 0.5 से 0.3 या 4 तक वर्क ही करती है, लेकिन ऑप्शन में हमेशा क्या सबसे कम वैल्यू क्या 0.6 की, 0 पे नहीं चलती। अगर 0 पे चलेगी तो पूरा पावर 0 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 0.6 पावर फैक्टर लैग। इसके बाद अगला क्वेश्चन है माइक्रोमीटर का अल्पतमांक निम्न के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो यहाँ पे फिटर यानी जो कोर्स सब्जेक्ट उनसे क्वेश्चन है, तो इसको आप याद ही कर लीजिए कि क्या हो जाएगा, मैन स्केल डिवीजन के मान को हेड स्केल के डिवीजन से कम। तो यहाँ पे क्या होता है, माइक्रोमीटर में 2 स्केल होते हैं, यानी यहाँ पे कुछ इस टाइप से होता है हमारा, और एक यहाँ पे एक स्केल होता है ये मैन स्केल, और यहाँ पे एक और लगे होते हैं जिनको हम खानों की संख्या गिन के मैच करते हैं। तो वहीं मैन स्केल के डिवीजन के मान से हेड स्केल डिवीजन की संख्या द्वारा विभाजन करना। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है बंद परिपथ में प्रवेश करने वाले तथा निकलने वाले बिंदु का कुल योग शून्य है, खालिस्तान के नियम द्वारा निष्कर्ष किया जाता है। तो ये हमारे कौन से किरचॉफ के नियम है। किरचॉफ के 2 नियम होते हैं, एक होता है KCL लॉ और एक क्या होता है हमारा KVL लॉ। फैराडे के नियम तो हमारे किस पे लगते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नियम होते हैं, या तो हमारे इलेक्ट्रोलिसिस के नियम होते हैं। ओम का नियम हमारा रेजिस्टेंस पे लगता है। मैक्सवेल का नियम मतलब यहाँ की मैक्सवेल के कॉर्पस्कुलर रूल से है। ठीक, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपको किरचॉफ के लॉ KCL और KVL लॉ पूछ रहे हैं। KCL मतलब कि करंट बिंदु की ओर आने वाला करंट या नोड की ओर आने वाला करंट, और नोड से जाने वाला करंट क्या हो जाएगा हमारा, टोटल करंट की वैल्यू 0 होती है। ये हमारा किरचॉफ का फर्स्ट लॉ और ऐसी सेकंड लॉ होता है।
इसके बाद अगला क्वेश्चन, स्क्रू की पिच होती है। स्क्रू पिच से मतलब है कि यदि हम स्क्रू को कसते हैं, यानी यदि हम स्क्रू को एक रोटेट करते हैं, एक बार ऐसा रोटेट करते हैं तो वो कितना, यानी किसी भी चीज़ में कितना अंदर चला जाता है, वो हमारा क्या कहलाता है, स्क्रू की पिच। ठीक है, स्क्रू के एक घूर्णन द्वारा तय की गई अक्षीय दूरी, यानी हमने जब स्क्रू को एक बार घुमाया तो वो कितना किसी भी चीज़ के अंदर गया, तो वो हमारी क्या कहलाती है, स्क्रू की पिच कहलाती है। तो ये क्या हो जाएगा, स्क्रू द्वारा एक घूर्णन में तय की गई अक्षीय दूरी। तो अगला क्वेश्चन है, किस वायरिंग में अधिक यांत्रिक और अग्नि सुरक्षा होती है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन के हिसाब से इसमें अलग अलग आंसर होते हैं। तो यहाँ पे केसिंग केपिंग वायरिंग, बैटन वायरिंग, कंड्यूट वायरिंग या क्लीट वायरिंग। देखिए क्लीट वायरिंग तो हमारी सबसे लो होती है, तो हम केवल क्लीट वायर को लटका देते हैं। ठीक है, इसके बाद आती है हमारी बैटन वायरिंग। तो बैटन में तो हम लकड़ी का प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पर हमारी ज़्यादा यांत्रिक सुरक्षा नहीं मिलती। और केसिंग केपिंग में क्या होता है कि प्लास्टिक केसिंग केपिंग लगाते हैं, तो यहाँ पे हमें आग से सुरक्षा नहीं मिलती। लेकिन यहाँ पे आंसर क्या है, कंड्यूट वायरिंग। कंड्यूट मतलब कि हम पाइप में कंड्यूट वायरिंग करके रखते हैं। तो यहाँ पे आयरन कंड्यूट भी यूज होते हैं और हमारे नॉर्मल कंड्यूट भी होते हैं। जो हमारे घरों में नॉर्मल अब यूज होती है वो हमारी कौन सी कहलाती है, कंसील्ड वायरिंग। तो कंसील्ड वायरिंग बहुत ज़्यादा सेफ होती है। इसके बाद हमारी एक और आती है लेड सीट वायरिंग, जिसमें हम क्या होते हैं, लेड की सीट का केबल का यूज करते हैं, वो और ज़्यादा सेफ होता है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, कंड्यूट वायरिंग आंसर। तो अगला क्वेश्चन है भट्टी का ताप। तो देखिए यहाँ पे भट्टी का ताप हम कैसे नापते हैं, उच्चतम मापी, जो हिंदी में लिखा है इसको हम इंग्लिश में पायरोमीटर बोलते हैं। हाइड्रोमीटर से हम क्या करते हैं, अपेक्षित घनत्व को नापते हैं। टोंग टेस्टर से हम क्या कर सकते हैं, करंट, इसमें एक सीटी लगाओ, जैसे हम क्या होते हैं करंट को, यानी ओवरहेड डायनेमिक करंट को नापते हैं। सेल्सियस मीटर से हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं यहाँ पे, लेकिन लो टेम्परेचर को। लेकिन जो भट्टियाँ होती हैं यहाँ पे हाई टेम्परेचर होता है, तो इस हाई टेम्परेचर को नापने हम किसका यूज कर लेते हैं, पायरोमीटर का। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, उच्चतम मापी या पायरोमीटर। ठीक है, इसके बाद अगला है लेड एसिड बैटरी में ऊर्जा किस रूप में संचित की जाती है। तो कोई भी बैटरी वहाँ हमारी कौन सी होती है, रासायनिक ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा तो हमारी न्यूक्लियस वगैरह जैसे यूरेनियम इन सब में यूज करते हैं। ठीक है, नॉन फॉलोइंग करंट ये सब तो होता नहीं, स्थिर वैद्युत, अब इसका हम यूज नहीं करते। ठीक है, इसका क्यों होते हैं कि बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं आवेश, स्थिर विद्युत आवेश, इसलिए इनका हम कभी यूज करंट में यूज नहीं करते। यहाँ पे जो बैटरी में कनेक्शन जो ऊर्जा होगी वो कौन सी हो जाएगी, रासायनिक ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है मनुष्य का शरीर एक। तो यहाँ पे आ रहा है कि मनुष्य का शरीर एक कंडक्टर होता है, लेकिन यदि आप शुद्ध पानी की बात करें तो वो क्या हो जाता है, क्या हो जाता है आपका, कुचालक हो जाता है, शुद्ध वाटर। और धातु क्या होती है हमारी, चालक होती हैं, और धातु हमारी क्या होती है, कुचालक होती हैं। तो यहाँ पे जो मनुष्य का शरीर वो क्या होता है, चालक होता है, क्योंकि हमें करंट लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग कंडीशन भी होती है, जब मनुष्य शरीर गीला हो या सूखा हो। उस कंडीशन में, सूखे कंडीशन में मनुष्य के शरीर का रजिस्टेंस ज़्यादा, और गीली कंडीशन में कम, शरीर का रजिस्टेंस हमेशा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, चालक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, दो समांतर लंबे तार में प्रवाहित बलों के बीच उसका बल व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो उनके बीच की दूरी के, ये दो चालक तार हैं, तो इनमें जितनी करंट जा रहा है उसके क्या होता है, समानुपाती होता है। जितना ज़्यादा करंट फ्लो होगा उतना ज़्यादा क्या हो जाएगा, उन दोनों के बीच में फोर्स जनरेट होगा। यदि समान डायरेक्शन में तो रिपल्सन, और विपरीत डायरेक्शन में तो आकर्षण लगता है। ठीक, तो यहाँ पे इनके बीच की आप जितनी दूरी बढ़ाएंगे उनके बीच में क्या हो जाएगा, रिपल्सन या आकर्षण, जो भी बल लग रहा होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, चालकों के बीच की दूरी के। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आरएमएस वैल्यू का फुल फॉर्म पूछा गया, उसको हम क्या बोलते हैं, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू या वर्ग माध्य मूल मान। तो ये सब यहाँ की इसके गलत फुल फॉर्म दिए गए हैं, रैशनल मीन वैल्यू, राउंडेड ऑफ मीन वैल्यू, रेटेड मीन स्क्वायर वैल्यू। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा रूट मीन स्क्वायर वैल्यू या वर्ग माध्य मूल मान। इसके बाद अगला क्वेश्चन है स्क्रू जैक। ठीक है, तो एक चीज़ आप देखिए, जहाँ पे भी आपको ऐसा स्क्रू जैक वगैरह क्या होते हैं, भारी वाहन चीज़ों को उठाते हैं, और जहाँ भी भारी वाहन वाली चीज़ों को उठाने की जरूरत, वहाँ हम कौन सी यूज करते हैं, स्क्वायर थ्रेड्स। ठीक, तो ये सब हमारे कोर्स सब्जेक्ट होते हैं, इनमें कोर्स सब्जेक्ट ही पूछा जाता है, जिनसे ये क्वेश्चन है, यानी फिटर ट्रेड से क्वेश्चन है। तो यहाँ पे सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, स्क्वायर ट्रेड्स। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जब कुंडली में डीसी धारा प्रवाहित की जाती है। ठीक, जब कुंडली हम डीसी धारा प्रवाहित करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, प्रेरित वोल्टेज निर्मित नहीं होता। ठीक है, प्रेरित वोल्टेज निर्मित नहीं होगा, ये आंसर आपका सही होगा। ये क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है कि ये हमारी कोई कॉइल है, तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक्सएल इक्वल टू क्या होता है, 2πfl। यहाँ पे एफ जीरो हुआ तो एक्सएल भी क्या हो गया, जीरो हो गया। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा जो टोटल इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो जीरो हो गया। तो कॉइल कैसा है, जा शॉर्ट सर्किट वर्क करने लगे। तो यहाँ पे क्या होता है, शॉर्ट सर्किट वजह से कोई भी प्रेरित वोल्टेज नहीं बन पाता। इंडक्शन हमारा हमेशा किस में होता है, एसी में। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा डीसी देने की वजह से कोई चेंजेस नहीं आए हमारे वोल्टेज या करंट में, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा कोई प्रेरित वोल्टेज निर्मित नहीं हो पाता। यदि आप इसको डिटेल में समझनी है तो आप इसका वो पढ़ सकते हैं, सहप्रेरण का सिद्धांत, यानी किसी भी मोटर में सेल्फ इंड्यूस, किसी भी कॉइल में सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ जनरेट कैसे होता है। तो वहाँ पर आप इसको क्लियरली समझ सकते हैं कि आंसर कैसे होता है। यहाँ पर सही हो जाएगा, डीसी कंडीशन में प्रेरित वोल्टेज निर्मित नहीं होता। फिर अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अर्धचालक यंत्र ऋणात्मक प्रतिरोध लक्षण नहीं होते। तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा कौन सा, एफईटी यानी फील्ड इफेक्ट जंक्शन ट्रांजिस्टर। एफईटी यानी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, जेएफईटी लिखा हो, वो दोनों एक ही चीज़ होती हैं। तो यहाँ पे आप याद रखिए यूजेटी, आप यूजेटी करेक्ट देखेंगे तो क्या होता है, शुरुआत में जब वोल्टेज बढ़ता है एकदम से यहाँ से गिरता है फिर बढ़ना चालू होता है। ये हमारा कौन सा कहलाता है, पीक वोल्टेज, और ये हमारा कौन सा कहलाता है, वैली वोल्टेज। यानी यहाँ पे क्या हुआ, हम वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं लेकिन हमारा जो करंट है
वो डिक्रीज होना चालू हुआ। तो ये हमारा ओम के नियम के जंक्शन के विपरीत चले गए। ये हमारा क्या कहलाता है, नेगेटिव रेजिस्टेंस, नेगेटिव टेम्परेचर रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक, यानी NTR कैरेक्टरिस्टिक, नेगेटिव टेम्परेचर रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक देता है। तो ये हमारा नेगेटिव टेम्परेचर के जैसे वर्क किया। इसके बाद यदि आप SCR देखेंगे तो SCR में भी क्या होता है, कुछ शुरुआत में ऐसे वोल्टेज बढ़ता है, लेकिन जैसे एक बार इसका थ्रेशोल्ड हो, इसमें हम क्या होते हैं, थ्रेशोल्ड यानी एक ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है, एकदम से वोल्टेज घट के ऐसा, यानी वोल्टेज एकदम से घट के लेकिन करंट बढ़ जाता है। तो ये हमारे कौन सा कहलाता है, नेगेटिव टेम्परेचर कैरेक्टरिस्टिक। लेकिन FET की कैरेक्टरिस्टिक जब आप देखेंगे तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक कुछ ऐसे होगी, ऐसे और ऐसे, यानी यहाँ पे क्या होता है, वोल्टेज के बढ़ने के साथ करंट भी बढ़ता है, इसके बाद आपका अर्ली इफेक्ट होने लगता है। ये सब आपको डिटेल में पढ़ने होंगे। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, UJT। सॉरी, यहाँ पे कौन सा नहीं देता तो यहाँ पे पूछा गया, तो यहाँ पे सही हो जाएगा कौन सा आपका FET। SCR और UJT हमारे नेगेटिव टेम्परेचर कैरेक्टरिस्टिक देते हैं। नेगेटिव टेम्परेचर से मतलब क्या होता है कि जो ओम के नियम का पालन, यानी वोल्टेज बढ़ाने पे करंट घट रहा हो। तो अगला क्वेश्चन है, संधारित्र की धारिता खालिस्तान के द्वारा प्रवाहित नहीं होती। यहाँ पे है कि संधारित्र की धारिता खालिस्तान से प्रभावित नहीं होती। तो यहाँ पे C = फॉर्मूला होता है C = A/ε0/D। ठीक, यानी कि प्लेट के क्षेत्रफल पर भी डिपेंड करेगी। ठीक, और यहाँ पे है कि प्लेट के मध्य के अंतर डिस्टेंस, यानी दोनों प्लेट के बीच की जो डिस्टेंस उस पर भी डिपेंड करेगी। और ε0 हमारा यहाँ पे क्या कहलाता है, परमिटिविटी। ठीक, तो ये परमिटिविटी मतलब कि माध्यम का कितना अच्छा प्राइवेट पदार्थ हमने यूज किया उस पर डिपेंड भी करेगी। लेकिन यहाँ पे जो मैनली इस ऑप्शन में क्या है, आवृत्ति नहीं है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करती है। जनरल कैपेसिटर की कंडीशन पूछी गई है। यहाँ पे जब आपका जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो हमारा आवृत्ति पर डिपेंड करेगा, लेकिन यहाँ पे केवल कैपेसिटेंस की बात हुई है, संधारित्र की धारिता यानी कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस हमारा क्या होता है, आवृत्ति पर डिपेंड नहीं करेगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, फ्रिक्वेंसी। और अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पदार्थ चुंबकीय है, चुंबकीय रूप को स्थायी रूप से नहीं रोकता। तो यहाँ पे क्या होता है, मृदु लोहा। मृदु लोहा यानी सॉफ्ट आयरन का हम क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं। जबकि इन सब का हम क्या बनाते हैं, कठोर स्टील बनाते हैं, यानी कठोर स्टील, स्टेनलेस स्टील, सब हम क्या बनाते हैं, परमानेंट मैग्नेट बनाते हैं। परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए, कौन सी, अपशिष्ट चुंबकत्व ज़्यादा धारण कर सके। तो ये सब जो मटेरियल होते हैं वो अपशिष्ट चुंबकत्व ज़्यादा धारण करते हैं। लेकिन आप जब सॉफ्ट आयरन के बीच में हिस्टेरेसिस लॉस को देखेंगे तो बहुत कम हो जाता है, यानी बहुत कम अपशिष्ट चुंबकत्व धारण कर, इसलिए हम इसका क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे कम स्थायी चुंबकत्व धारण करने की क्षमता वो किस में हो जाएगी, आपकी मृदु लोहे में। और अगला क्वेश्चन है, ज्यावक्रीय तरंग का औसत मान। ठीक, तो यहाँ पे औसत मान हो जाएगा आपका 2Vm 2Emax/पाई। यानी यहाँ पे देखिए वोल्टेज है उसने E का यूज किया है। तो देखिए किसी भी चीज़ का औसत मान क्या होता है कि एक साइकिल में, ये इस टाइप से एक साइकिल है तो उसमें जो एवरेज वैल्यू, यानी कि यहाँ पे एवरेज वैल्यू हम क्या करते हैं, केवल हाफ ही साइकिल कैलकुलेट करते हैं, फुल साइकिल कैलकुलेट नहीं करते। क्योंकि यदि हम फुल साइकिल कैलकुलेट करेंगे तो ये माइनस में जाएगा, टोटल एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे जो टोटल एवरेज पावर हम हमेशा इसलिए 0 मानते हैं। लेकिन यहाँ पे एवरेज वैल्यू अगर फॉर्मूला पूछे तो क्या होता है, एरिया अंडर, इस साइकिल के अंदर एरिया, और यहाँ से यहाँ तक का टाइम पीरियड कितना था। तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे क्या होता है, हमारा पाई होता है। ठीक, 180 डिग्री हम पाई बोलते हैं। और यहाँ पे हमारा क्या होता है, पाई/2, यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, पाई/3, और यहाँ पे हमारा टोटल जाके 2/2/पाई हो जाता है। तो यहाँ पे एवरेज वैल्यू, तो यहाँ पे उसके अंदर का एरिया का फॉर्मूला जब अपन कैलकुलेट करेंगे तो क्या जा रहा है, 2Vm, नीचे आपका टाइम पीरियड कितना था, पाई, तो ये कितना हो जाएगा, 2Vm/पाई। यानी यहाँ पे बोलता है वोल्टेज का मैक्सिमम, तो यहाँ पे Vm की जगह उन्होंने क्या लिखा है, Emax। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, 2Emax/पाई। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, परिनालिका के में कोर का प्रयोग किया जाता है। तो मैंने आपको फिर से बताया, परिनालिका मतलब कि हमारा क्या बना रहे हैं, हम एक इलेक्ट्रोमैग्नेट का इंड्यूस कर रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट इंड्यूस हम कौन सा यूज करते हैं, हमेशा सॉफ्ट आयरन, क्योंकि इसका क्या हो जाता है, हमारा हिस्टेरेसिस लॉस कम हो जाता है। जबकि कॉपर वगैरह में हिस्टेरेसिस लॉस हमारा बढ़ जाएगा, तो हम किसका यूज करेंगे, मृदु लोहे का। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आर्मेचर रिएक्शन का प्रभाव होता है। तो आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में कमी और आयरन ह्रास में वृद्धि कर देता है। देखिए यहाँ पे दोनों आंसर होंगे। देखिए एक तो सबसे पहला कंप्यूटर पे स्पार्किंग, ये तो हमारा हो गया कौन सा, कम्यूटेशन। इस बार हमारा आता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में कमी। तो देखिए यदि यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि आयरन मैली अगर ज़्यादा डिस्कस ना करें तो यहाँ पे एन और ऐसे, तो क्या होता है हमारा इसमें टोटल फ्लक्स इस टाइप से डिस्टॉर्टेड होने लगता है, यानी फ्लक्स ऐसे ऐसे होने लगता है। तो हमारी कौन सी कहलाती है, आर्मेचर रिएक्शन। इससे क्या होता है, टोटल फ्लक्स में क्या है, कमी आई। तो यहाँ पे EG या EV इक्वल टू क्या होता है, फ्लक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी फ्लक्स में कमी आई तो हमारा जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स था या EG था या EV था, उसमें क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी। और साथ साथ यदि फ्लक्स कम होता है तो हमारा क्या हो जाएगा, यानी फ्लक्स में कम आया तो कुछ ना कुछ हमें ज़्यादा सप्लाई देने पड़ेगी, जिससे हमारा क्या हो जाएगा, आयरन लॉस बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में कमी तथा आयरन ह्रास में वृद्धि। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि फ्यूज की रेटिंग। तो फ्यूज की रेटिंग हमेशा हम किस में डिपेंड करते हैं, एम्पियर में। एम्पियर वोल्ट हमारी, तो ये एम्पियर वोल्ट हमारी जनरली किसी की यूनिट नहीं होती। यहाँ पे एम्पियर आवर हमारी बैटरी की क्षमता में नापते हैं, वोल्टेज हमारी वोल्ट की यूनिट हो जाएगी। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, एम्पियर। तो अगला क्वेश्चन है, लघु संधारित्र में ओम मीटर की रीडिंग क्या होगी। यानी ऐसा संधारित्र जो शॉर्ट सर्किट हो गया हो, तो शॉर्ट सर्किट कंडीशन हमारा क्या होता है, रेजिस्टेंस 0 हो जाता है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे जब भी कोई भी चीज़ शॉर्ट सर्किट होगी रेजिस्टेंस 0 होगा। इसके बाद यदि क्या होता है, जो हमारा कैपेसिटर है वो लीकेज होता है,
तो यदि मैं एनालॉग मल्टीमीटर की बात करूँ तो उसका जो पॉइंटर है वो बीच में इस टाइप से ऑसिलेट करने लगता है, और यदि ओपन है तो वो इन्फिनाइट दिखाता है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में हमारा जो रेजिस्टेंस है वो क्या दिखाएगा, 0 दिखाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, तुल्यकालिक मोटर केवल तभी चलेगी। ठीक है, तुल्यकालिक मोटर क्या होती है, सिंक्रोनस स्पीड, यानी जो हमारी मोटर है वो स्लिप का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, S = NS - NR डिवाइडेड बाय NS। अब यहाँ पे क्या होता है NR। ठीक है, अभी हमारी जो मोटर है तुल्यकालिक सिंक्रोनस मोटर है, सिंक्रोनस स्पीड में चलिए है तो NS से NR जो हम क्या लिख सकते हैं, रोटर स्पीड क्या होगी हमारी सिंक्रोनस स्पीड के बराबर। तो यहाँ पे +NS - NS, तो यहाँ पे स्लिप की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0/NS = 0। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा आपका 0। ±5% मतलब इंडक्शन मोटर में आती है, 1 होने पे हमारा 0 हो जाएगा। नहीं, रोटर नहीं घूम रहा होगा तो हमारी क्या आएगी, 1 आएगी। तो यहाँ पे सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, 0। और आपका अगर -1 की बात हुई तो -1 हमारा आता है जब इंडक्शन मोटर जनरेटिंग रीजन में चल रही है, तो हमारी स्लिप क्या होती है, ऋणात्मक होती है। मोटरिंग मोड में हमारे 0 से 1, और जब हमारा मोटर स्टैंड स्टिल कंडीशन होती है स्लिप क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, जनरेटिंग स्टेशन में अल्टरनेटर जुड़े होते हैं, तो ये हमारे होते हैं किसमें, स्टार में, यानी हमारे किसमें जुड़े होते हैं, अल्टरनेटिव सब जनरेटिंग स्टेशन किसमें जुड़े होते हैं, स्टार में जुड़े होती हैं, आप याद रखिए। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इनमें में से कौन सी फ्यूज स्टार में तीव्र पिघलाने गुण, तो यहाँ पे आप इसका आंसर अच्छे से आ रहा है कि चांदी, जो अपना मॉडर्न जो ये वगैरह फ्यूज़ हैं वो सब हमारे कॉपर की जगह सिल्वर के भी यूज हो रहे हैं। जो अब लेड और टिनी को बनाते हैं वहाँ पे सिल्वर के बना रहे हैं। इसका क्या होता है, एक तो इसका ये थोड़ा सा पतला वायर भी ज़्यादा करंट फ्लो कराता है, ज़्यादा करंट फ्लो होगा तो हमारी जो हीट वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, H = I² × R × T। तो ज़्यादा करंट फ्लो होने की वजह से जल्दी से पिघल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर करंट ज़्यादा है, ना कि रेजिस्टेंस, क्योंकि रेजिस्टेंस के तो सीधी प्रोपोर्शनल है हीट, लेकिन करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ पे अगर आप एक निर्धारित वैल्यू ज़्यादा करंट जाएगा तो वो जल्दी से पिघल जाएगा, किसका, सिल्वर का फ्यूज। और इसके साथ इसका एक और बेनिफिट ये होता है कि इसमें कभी जंग नहीं लगती, यानी संक्षारण नहीं होता। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, सिल्वर। अगला क्वेश्चन है कि अनंत रिक्ति या विच DC मोटर विल सुटेबल अलॉन्ग विद अ फ्लाई व्हील फॉर इंटरमीडिएट लाइट एंड हैवी लोड्स, यानी कि लाइट, ठीक है, फ्लाई व्हील यानी ऐसा मोटर है जहाँ पे क्या हो रहा है, इंटरमीडिएट लोड। तो यहाँ पर आप इंटरमीडिएट लोड की चीज़ में कंडीशन याद रखें, इंटरमीडिएट लोड का मतलब ये होता है कि मैसेज आप यूज कर रहे हैं जहाँ कभी मोटर नो लोड पे जाती है या फुल लोड पे जाती है। तो ये हमारी कौन सी इस कंडीशन में, यानी ऐसा कंडीशन कभी कभी मोटर में लोड आता है, कभी कभी नहीं आता। तो देखिए, और स्थिर गति भी चाहिए, तो यहाँ पे स्थिर गति के लिए हम शंट मोटर तो यूज कर लेंगे, लेकिन ये क्या होगा, हमें ज़्यादा हाई स्टार्टिंग टॉर्क नहीं देगी। और श्रेणी मोटर हम यहाँ पे यूज कर नहीं सकते, क्योंकि बार बार मोटर में क्या हो रहा है, नो लोड कंडीशन आ रही है, क्योंकि इंटरमीडिएट लोड है। तो नो लोड में मोटर क्या हो जाएगी, हाई स्पीड। तो यहाँ पे केवल सही आंसर जाएगा आपका संचित रूप से संयुक्त मोटर, यानी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। इसका यूज आप जरूर याद रखिए, इंटरमीडिएट लोड, जहाँ भी इंटरमीडिएट लोड लिखा होता है वहाँ पे हमेशा आंसर कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर होगा। आप हमेशा डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर का यूज नहीं करते कहीं भी। ठीक है, यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, संचित रूप से संयुक्त मोटर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैव विक्रियक तरंग का फॉर्म फैक्टर क्या होता है, तो आप इसका सीधे वैल्यू रखिए 1.11। और अगर फॉर्म फैक्टर का फॉर्मूला पूछा, फॉर्म फैक्टर = यहाँ पे हो जाता है आपका IRMS डिवाइडेड बाय I एवरेज, या VRMS, यानी RMS वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू। RMS वैल्यू आपकी कितनी होती है, 0.707 इंटू Imax, ये होती है 0.637 इंटू Imax। तो 0.6 से 0.7 डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका 1.11। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, 1.11। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल यानी कि सेल्फ इंड्यूस EMF क्या कहलाता है। तो जब किसी भी, ठीक है, निकटवर्ती कुंडली में धारा प्रवाह के कारण प्रेरित विद्युत वाहक, ये मतलब म्यूचुअल इंडक्शन हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कुंडली में होने वाला वोल्टेज ड्रॉप, तो हमारा वोल्टेज ड्रॉप की बात हो रही है, कुंडली बहने वाली धारा, ये ऑप्शन हो नहीं सकते। यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, कुंडली में इसके प्रेरकत्व यानी इसके इंडक्टेंस के कारण जो इसमें EMF जनरेट होता है वही हमारा क्या कहलाता है, सेल्फ इंड्यूस EMF कहलाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, कुंडली में इसके प्रेरकत्व के कारण उत्पन्न EMF। अगला क्वेश्चन है, भाखड़ा में किस प्रकार का शक्ति संयंत्र, तो यहाँ पे जो हमारा भाखड़ा बांध है, वहाँ पे यदि बांध है तो हमारा कौन सा हो जाएगा, जल विद्युत शक्ति संयंत्र। ठीक, तो नाभिकीय संयंत्र हमारा तारापुर में है, सौर संयंत्र हमारे बहुत सारे हैं, उसमें के लिए भी हमारे बहुत सारे संयंत्र हैं। तो जो भाखड़ा में क्या है, एक बांध हुआ है, तो वहाँ पे कौन सा है, जल विद्युत शक्ति संयंत्र। उसके बाद 61 क्वेश्चन है, इसको कैंसिल किया गया है कि 11 किलोवोल्ट के अक्रिय खंड में। तो देखिए यहाँ पे पिन और डिस्क दोनों यूज नहीं होते, पिन हमारे होते हैं यहाँ पे सीधी लाइनों, और साइकिल हम मेनली यूज कर सकते हैं कभी कभी, तो लेकिन इन्हें यहाँ पे आंसर पिन लिए इस क्वेश्चन को कैंसिल कर, लेकिन यहाँ पे सही आंसर से क्या हो जाएगा आपका, साइकिल इंसुलेटर हम कभी भी डेड एंड पे यूज कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे इसके साथ साथ हम कौन सा यूज करते हैं, स्ट्रेन इंसुलेटर ज़्यादा यूज होता है। ये कुछ नहीं होता है, अगर सस्पेंशन इंसुलेटर हमारे इस टाइप से वर्टिकल डिस्क होती हैं, इसको हम बोलते हैं सस्पेंशन इंसुलेटर। यदि मैं इसी सस्पेंशन इंसुलेटर को सीधा लगा दूँ, यानी ये वर्टिकल लगा, इसको मैं हॉरिजॉन्टल कंडीशन में लगाऊँ, तो हमारा कौन सा बन जाता है, स्ट्रेन इंसुलेटर। यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, साइकिल इंसुलेटर। इस क्वेश्चन को कैंसिल किया गया, आप देख सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि फेरोमैग्नेट सब्सटेंस, लौ चुंबकीय पदार्थ, तो लैब चुंबकीय पदार्थ जो होते हैं वो क्या होते हैं, चुंबक द्वारा तेजी से आकर्षित होते हैं, यानी ऐसे पदार्थ जो जिनमें मैग्नेटिज्म का गुण बहुत ज़्यादा पाया जाता है, तो वो हमारे कौन से कहलाते हैं,
लौह चुंबकीय पदार्थ, ठीक है। कोडे अगर अच्छे विद्युत रोधी होगी तो हमारे इंसुलेटर बन जाएंगे, जिसमें करंट ही फ्लो नहीं होगा तो मैग्नेटिक कैसे बनेगा। कंडक्टर होंगे तो अपशिष्ट चुंबकत्व नहीं बचेगा, अपशिष्ट चुंबकत्व नहीं बचेगा तो ये अच्छी मैग्नेट नहीं बन सकते। और डायमैग्नेटिक पदार्थ में हमारे कुछ स्पेशल पदार्थ आते हैं जो हल्के से आकर्षित होते हैं, लेकिन लौह चुंबकीय पदार्थ हमारे क्या होते हैं, बहुत तेजी से आकर्षित होते हैं। ये वाला अगला क्वेश्चन है, जब एक SCR चालक में स्टील टार का कार्य है, ठीक, तो SCR चालक में जो SC यानी कि हमारा क्या होता है, ये बहुत सारे बंडल चालक होते हैं, इनके बीच हम क्या होते हैं, एक स्टील का तार डाल देते हैं जो हमारा क्या करता है, लाइन में यांत्रिक तनाव, यानी जो हमारे लाइन में यदि यांत्रिक बल लगता है उसकी वजह से जो तनाव यानी यांत्रिक लाइन की वजह से जो हमारी लाइन फैलती है या सिकुड़ती है, उसको कम करने के लिए हम क्या करें, बीच में एक स्टील का कंडक्टर डाल देते हैं, इससे हम क्या बोलते हैं, इसको एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड, ठीक है। और धार प्राप्त करने में बिल्कुल मदद नहीं करता क्योंकि स्टील अच्छा कंडक्टर नहीं है। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन, लाइन का प्रतिरोध कम करना, तो इससे हमारा रेजिस्टेंस बढ़ेगा, कम नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यांत्रिक यानी मैकेनिकल स्ट्रेंथ हमको ज़्यादा मिलती है, हम इसका यूज करते हैं लाइन के यांत्रिक तनाव लाने के लिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, उत्सर्जक और संग्राहक के बीच प्रतिरोध। देखिए आप किसी भी ट्रांजिस्टर कनेक्शन देखिए, हमारा हो गया एमीटर, छोटा सा हमारा होता है बेस और सबसे बड़ा होता है हमारा कलेक्टर। इसने पूछा उत्सर्जक और संग्राही के बीच में, एमीटर और कलेक्टर के बीच में, तो यहाँ पे क्या होता है, बीच में बेस होता है, इसलिए क्या होता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस जनरेट होगा, तो 100 ओम से कम तो हो नहीं सकता। और यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस की वैल्यू उस पर आप आंसर लगाइए, 10,000 ओम या उससे अधिक। और अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये उसको आप सभी को पता होगा, आपको म्यूचुअल इंडक्शन के नियम पे, फ्लेमिंग के नियम पे हमारे कार्य नहीं करते, फ्लेमिंग ने जनरेटर या मोटर चलते हैं। इसके बाद किरचॉफ का नियम हमारे सर्किट में लगता है और स्लो पीरियड पे हमारा चोक चलता है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, पारस्परिक प्रेरण या म्यूचुअल इंडक्शन। अगला क्वेश्चन है, जब 2 वाट मीटर विधि में सेंट्रल परिपथ की शक्ति मापने के लिए किया जाए तो 1 वाट मीटर की यूनिट ऋणात्मक और इसका मतलब रहेगा। तो अब इसकी टेबल याद रखिए कि मान लेता हूँ मेरे पास ये 2 वाट मीटर, एक W1 और एक W2, जब दोनों क्या करते हैं 1 और 1, 0.5, 0.5 और 0.5, इस टाइप से आप लिखते जाइए। और यहाँ पर आपको क्या लिखना है, -0.5, फिर आपको क्या लिखना 1 एंड 0, ठीक, 1 1 1 पर, ठीक, इस टाइप से आप लिखिए। 2 वाट मीटर है हमारे पास, जब दोनों 1 1 यानी दोनों बराबर रीडिंग लें तो यहाँ पे आप लिख लीजिए 30 60 30 45, नहीं यहाँ पे आपका चालू होगा 0 30 60 और 90 से, तो 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, यानी जब दोनों वाट मीटर बराबर रीडिंग दे तो 1 हो जाएगा। जब आपकी रीडिंग कितनी दे, दोनों वाट मीटर क्या हो रहे हों, जब दोनों वाट मीटर आपकी 1 और 0.5 यानी कि एक फुल डे और एक उसकी आधी डे, तो हमारी 30 मतलब होता है 0.86 या 0.6 के अप्रॉक्स। और जब एक वाट में 0 और एक ही वाट मीटर रीडिंग दे रहा है, उसका मतलब ये होता है 0 या 0.5 का, तो इस कंडीशन हमारा कौन सी रीडिंग आएगी, 0.5 पावर फैक्टर। और जब दोनों एक दूसरे विपरीत रीडिंग दे रहे हो तो वहाँ पे cos 90 बनता है और एक आती है 0। ये टेबल से आप डायरेक्ट आंसर लगा सकते हैं, नहीं तो आप फार्मूला भी रख सकते हैं, tan phi = √3W1 - W2 / W1/W2 से भी डिसाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब दोनों वाट मीटर बराबर रीडिंग देंगे तो 0 पावर फैक्टर यानी कि वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। जब एक इसका 1 का मतलब ये है कि जब एक फुल रीडिंग दूसरी उसकी आधी दे, तो 30 मतलब 0.86। जब एक वाट मीटर 0 रीडिंग दे और एक ही रीडिंग दे तो हमारी कौन सा कहलाता है, cos 60, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा परफेक्ट 0.5। और जब दोनों एक दूसरे विपरीत दे तो क्या हो जाएगा 90। अब इसी टेबल के क्रॉस हम आंसर लगाते हैं, जब 2 वाट मीटर का प्रयोग 3 फेज सर्किट परिपथ में मापने के लिए किया जाता है तो 1 वाट मीटर की रीडिंग ऋणात्मक होती है, इसका मतलब है कि लेगा, यानी कि एक ही वाट मीटर हमारा रीडिंग दे रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा, सीधा cos 60 या उससे अब तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा आपका cos 60। और अगला क्वेश्चन है वाट मीटर में, ठीक है। तो वाट मीटर में क्या होती है, हमारी एक करंट कॉइल होती है और एक क्या होती है, पोटेंशियल कॉइल होती है। और इसी पोटेंशियल कॉइल से हमारा क्या जुड़ा होता है, पॉइंटर, जो क्या होता है डिफ्लेक्ट करता है। तो यहाँ पे सही क्या हो जाएगा, एक करंट कॉइल तथा एक पोटेंशियल कॉइल होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, उसको भी कैंसिल किया है 68 नंबर को, क्लास ए की आग बुझाने के लिए। तो क्लास ए की आग बुझाने के लिए झाग टाइप, ठीक है। तो मैली जो फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, यहाँ पे ऑप्शन में कुछ है नहीं। मैली क्लास ए में जो हमारी होती है लकड़ी वगैरह से लगी आग आती है, इसके लिए हम किसका यूज कर लेते हैं, अपने पानी वगैरह का। तो यहाँ पे फॉर्म टाइप जो होता है हमारा ये होता है मिट्टेल वगैरह में लगी आग बनाने के लिए। शुष्क पाउडर हम मैली कर सकते हैं, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का यूज कर सकते हैं कहीं पर भी, लेकिन यहाँ पे आंसर झाग टाइप अग्निशामक उतारा लिया गया, तो इस क्वेश्चन को कैंसिल किया गया। तो 68 क्वेश्चन क्या है, कैंसिल है। और अगला क्वेश्चन है, डीसी मशीन कंप्यूटर बने होते हैं तो ये हमेशा बने होते हैं हार्ड ड्रॉन कॉपर के, ठीक, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैकेनिकल स्ट्रेंथ चाहिए होती है, तो यहाँ पे किसका बनाते हैं, कॉपर का बनाते हैं। और कंडक्टेंस भी अच्छी होनी चाहिए। और अगला क्वेश्चन है कि प्रतिदीप्ति नलिका को जब डीसी आपूर्ति द्वारा काम में लिया जाता है, यानी प्रतिदीप्ति नलिका जब डीसी आपूर्ति द्वारा काम में लिया जाता है, देखिए यहाँ पे क्या होता है, जब डीसी में यानी हमारा ये ट्यूबलाइट है, इसको जब हम डीसी सप्लाई से कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे हमारा चोक कनेक्ट हो, बीच में एक स्टार्टर भी लगा होता है। जब हम इसको डीसी से कनेक्ट करते हैं उसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगाना होता है।
क्योंकि ये चोक है हमारा डीसी के लिए एक शॉर्ट सर्किट है जैसे वर्क करने लगेगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ट्यूबलाइट में शुरुआत में बहुत ज़्यादा करंट फ्लो हो जाएगा और ट्यूबलाइट हमारी क्या हो जाएगी, जल जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सीरीज में रेजिस्टेंस लगा इस करंट को कम कर देते हैं। तो हमारा किसका यूज किया जाएगा, प्रतिरोधक का। ठीक, प्रेरक इंडक्टर का यूज नहीं कर सकते क्योंकि हमारा एक्सएल इक्वल टू क्या होता है, 2πfl। अब डीसी में तो फ्रिक्वेंसी ऑलरेडी जीरो, तो एक्सएल तो कोई वर्क करेगा नहीं और चोक भी कोई वर्क करेगा, केवल किसका यूज कर सकते हैं, रेजिस्टेंस का। यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, प्रतिरोधक। तो वाला अगला क्वेश्चन है वोल्टमीटर की सुग्राह्यता। ठीक है, तो ये इसका आंसर दोनों होती है, इसका याद रखिए। वोल्टमीटर की जो सुग्राह्यता यानी सेंसिटिविटी, यानी कि वो क्या होता है, सेंसिटिविटी का मतलब ये होता है कि हमने जैसे ही उसको इनपुट दिया तो वो कितनी जल्दी हमको आउटपुट दिखाती है, हमारा सेंसिटिविटी कहलाती है। और एक और चीज़ आती है हमारी एक्यूरेसी, यानी कि जो हमारा ट्रू वैल्यू कितनी नज़दीक वैल्यू दे रहा है वो हमारी क्या कहलाती है, एक्यूरेसी कहलाती है। तो यहाँ पे सेंसिटिविटी हम किसमें नापते हैं, ओम प्रति वोल्ट में, वोल्टमीटर की। और एक और इसका होता है पूर्ण पैमाने विक्षेपी धारा का व्युत्क्रम, यानी कि मैं मान लेता हूँ यहाँ से मेरे को यहाँ 10 वोल्ट तक लाने में हमें अगर 5 एम्पीयर जाना चाहिए तो उसका जो सुग्राह्यता हम कैसे नाप सकते हैं, 1/5 एम्पियर के, 1/I करके। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, A एंड B। अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक मशीन की कोर में एडी करंट को निम्नीकृत करने के लिए, तो ये तो आप सीधे सीधे आंसर याद रखिए कि वार्निश को लेमिनेटेड करते हैं। हर बार आंसर आपका यही होगा कि कोर को लेमिनेट करके। इसके पहले हम पढ़ भी चुके हैं कि V² F² T² की थिकनेस कम करेंगे और एडी करंट हमारी कोर में जनरेट होती है। यदि हम इसको इंसुलेट कर रहे हैं तो अपने आप करंट कम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, वार्निश को वार्निश लेमिनेशन का प्रयोग करके। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। तो हमेशा जब भी एडी करंट यानी थिकनेस है तो एडी करंट, और उसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, लेमिनेटेड करते हैं। तो वाला अगला क्वेश्चन है कि 1500 RPM 4 वोल्ट 1500, इसका सीधा सीधा क्वेश्चन है NS 120 × 50। सॉरी, यहाँ पे उनको फ्रिक्वेंसी डिसाइड करनी है और हमको क्या दिया गया, स्पीड दिया गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1500 यानी सिंगुलर स्पीड ये है। ठीक है, 120। इसके बाद F कितना है हमारा, F हमको डिसाइड करना है। इसके बाद हमें कितनी निकाली है, पोल कितनी है 4। तो ये 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 और 0 से 0 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा हमारा 50। तो यहाँ पर फ्रिक्वेंसी कितनी हो जाएगी 50 हर्ट्ज। इसके बाद ये 74 क्वेश्चन भी कहा है कि निलंबित विद्युत रोधी की तरह प्रयोग में लाए गए डिस्क टाइप रोधियों में होती है। तो इसकी हिंदी तो पढ़ना बहुत मुश्किल है। डिस्क टाइप इंसुलेटर एम्प्लॉयड एज अ सस्पेंशन इंसुलेटर है। तो यहाँ पे क्या है कि डिस्क टाइप इंसुलेटर यानी बहुत सारे डिस्क को हम क्या करते हैं, सस्पेंशन इंसुलेटर में इस टाइप से वर्टिकल लगा कर रखते हैं, यानी ऊर्ध्वाधर तल में डिस्क है। लेकिन यहाँ पे आंसर ने क्या उठा लिया था, क्षैतिज तल में डिस्क, जिसको ने क्वेश्चन को कर दिया कैंसिल। लेकिन यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऊर्ध्वाधर तल में डिस्क, यानी हम वर्टिकल लगा कर रखते हैं। जब हम इसको ऐसा यानी इस टाइप से यूज करने लगे हॉरिजॉन्टल कंडीशन, तभी हमारा कौन सा बन जाता है, स्ट्रेट इंसुलेटर कहलाता है। लेकिन यहाँ ने पूछा कौन सा, सस्पेंशन इंसुलेटर। तो सस्पेंशन इंसुलेटर में हमारी जो डिस्कें होंगी वह किस कंडीशन में लगी होंगी, वर्टिकल कंडीशन में। तो अगला क्वेश्चन है, जब सामान्य रूप से एक्साइटेड तुल्यकालिक मोटर पर लोड बढ़ाया जाता है उसका शक्ति गुणांक। ठीक है, ये आपको इसके लिए वो सीखने होंगे, इसके ग्राफ के मैं आपको कुछ आइडिया दे देता हूँ कि ये कैसे बनता है। ये आप इसके एक्साइटेशन ग्राफ देखिए जहाँ आपको इसका बहुत ज़्यादा क्लियर होगा कि ये मेरा क्या है, V है। अभी इनने बोला कि इकाई तुल्यकालिक मोटर क्या हो रहा है, उसका शक्ति गुणांक जो समान रूप से, यानी क्या समान रूप से मतलब कि नॉर्मली एक्साइटेड है। नॉर्मली एक्साइटेड कंडीशन में क्या होता है, हमारा लीडिंग इकाई पे चलती है, कम पे लैगिंग पे, और ज़्यादा एक्साइटेड कर दे तो हमारी कौन सी हो जाती है, लीडिंग पे चली जाती है। तो यहाँ पे पूछा क्या, नॉर्मली एक्साइटेड। तो नॉर्मली एक्साइटेड कंडीशन जो होगा ये अभी किस पे चल रही होगी, लीडिंग पे चल रही है, लैगिंग पे इकाई पे चल रही होगी। ये हमारा V है और यहीं पे हमारा क्या रहा होगा I, और I से हमारा क्या बनेगा यहाँ पे XS, और ये हमारा क्या बन जाएगा E। ठीक है, तो ये भी ठीक है। तो ये मेरा V और I एक साथ है और अभी मेरा क्या है, लोड एंगल 0 है। जैसे ही मैंने क्या किया, इस पर लोड बढ़ाया, ठीक है, अभी मेरा E यहाँ पे कट कर रहा है। ठीक है, यानी अब EMF इस साइड बढ़ेगा और इस साइड क्या हो जाएगा, घटता है EMF। ठीक, तो अब देखिए क्या होगा, जैसे मैंने लोड बढ़ाया तो ये बीच का जो लोड एंगल है वो बढ़ेगा, यानी जो I है अब वो क्या होगा, कुछ यहाँ पे हमारा I आएगा, बीच का डेल एंगल बढ़ेगा। अब इस I से क्या करेंगे, हम IARS यहाँ से निकालेंगे और जब हम इसको क्या करेंगे, इस साइड डालेंगे तो हमारा जो EMF है वो क्या हो जाएगा, कुछ यहाँ पे आ जाएगा अब EMF। ठीक है, इस IARS से आप 90 डिग्री से VT को क्रॉस करेंगे तो कुछ ऐसे ही बनेगा ये। तो ये हमारा EMF क्या होगा, कम हो जाएगा। यदि हमारा EMF कम होता है तो हमारा पावर फैक्टर हमेशा क्या हो जाएगा, अपने यानी हमने एक्साइटेशन को कम कर दिया तो हमारा पावर फैक्टर किसके साइड जाएगा, लैगिंग की तरफ जाएगा। तो ये हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा कि लैगिंग से अधिक हो जाता है, यानी हमारा क्या हो जाएगा, लैगिंग के साइड ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लैगिंग से अधिक हो जाता है, इसको हिंदी में कन्वर्ट किया है, बिकम इंक्रीजली इन लैगिंग। तो ये हमारे किसके साइड जाएगा, लैगिंग के साइड जाएगा। यदि हम लोड को घटाते तो हमारा लीडिंग के साइड चला जाता, और कुछ नहीं करते तो रिमेन्स अनचेंज की कंडीशन नहीं है तो हमें कुछ नहीं किया। और अप्रोच यूनिटी पे तो वो ऑलरेडी है। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिटी पे वो ऑलरेडी है, तो यहाँ पर सी आंसर क्या हो जाएगा, लैगिंग। तो जब भी हम इंडक्शन मोटर में लोड बढ़ाते हैं तो पावर फैक्टर लैगिंग के साइड और घटाने पे लीडिंग के साइड जाते हो। जस्ट इसका अपोजिट आप याद रखिए किसके लिए, अल्टरनेटर के लिए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए इसको लाइक और शेयर करें।
मैं इसी तरह आपको लिए दूसरे पेपर भी सॉल्व करवाते रहूँगा और टीओ की वैकेंसी जरूर आने वाली है। इसकी अपडेट के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।